यस सर, गुड मॉर्निंग सरकार। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सप्लाई क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया सर? पक्का 100%। सर सप्लाई की डेफिनेशन लिखा था क्या? सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड, हाँ है ना सर? सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, पर किस दिन मानेंगे कि सप्लाई हो गया, किस वक्त मानेंगे कि सप्लाई हो गया, उसके लिए सेक्शन नंबर 12, 13 और 14 दे रखा है, टाइम ऑफ सप्लाई। सर आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14। Section number 12 is regarding time of supply of goods. Section number 13 is for services. Section number 14 is common for some particular case. Okay, अब ध्यान इधर बेटा। सर एक शानदार बात बता दूं क्या आपको यार, या डायरेक्ट सेक्शन 12 शुरू करूं सर? शानदार बात बता दे सर आज। अरे सर आप तो सर माहौल माहौल एकदम जबरदस्त। चलो सर माहौल बना दे सर। पता है क्या हुआ सब? पता होता तो हम याद हो जाते सर। सर लास्ट में ध्यान देना बेटा, ये माहौल अलग ही बन रहा है पीछे सर। सर सर आप लोग ध्यान देना बेटा मेरी तरफ बेटा, सो दैट वी कैन बिगिन। ओके सर 1994 जब पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, सर पूरा हिस्ट्री पूरा माहौल क्रिएट कर देगा सर। सेक्शंस क्यों बने, कैसे बने, कहां से बने, वो अगर पढ़ ले तो सेक्शन क्या बने वो तो बहुत इजी हो जाएगा सर आपके लिए। तो उस लेवल से पढ़ ले सर, 10 मिनट लगेंगे, ध्यान देना बेटा। सर देखो अल्टीमेटली हमारे होने का फायदा क्या है, ये अगर आपको पूरा बैकग्राउंड जो हमारा लगभग 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम कैसे आएगा, ये जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपके पास पहुंचेगा तो आपके लिए लेक्चर सर इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेंगे, वरना तो बुक्स ही बहुत थी सर, हाँ है ना सर? सुनना बात को ध्यान से, एवरी लॉजिक शुड बी कनेक्टेड बेटा। एग कैसे बना वो समझा दूंगा मैं आपको सर, कहां से बना, क्यों बना वो समझ में आ गया तो सर क्या बना वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा सर, ध्यान देना बेटा। सर दिस आर द पॉइंट बियॉन्ड द स्टडीज। सर पॉइंट है मेरा आपसे कि सर पहले 1994 से पहले केवल गुड्स पर टैक्सेस थे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज था, सेल ऑफ गुड्स पर सेल्स टैक्स था, वेट जिसको बोलते हैं बेटा, हाँ है ना? पर सर सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं था। पर सर ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि लोग अब सर्विसेज से भी पैसा अर्न कर रहे हैं, सर्विसेज से भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को तो कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा, इसलिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सर्विस टैक्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। 1994 में पहली बार 3 सर्विसेज पर टैक्स लगाया बच्चों, हाँ है ना भाई? और देखते ही देखते ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का हो गया क्या, सर्विस टैक्स। और सर 2011 में, सर 2011 तक हर फाइनेंस एक्ट में, हर फाइनेंस बिल में ये कुछ सर्विसेज नहीं इंट्रोड्यूस करते गए, टैक्सेबिलिटी का इसको बढ़ाते गए और 2011 में देखते देखते देयर वर 119 टैक्सेबल सर्विसेज ऑन विच सर्विस टैक्स वाज चार्ज्ड, हाँ है ना सर? पर जब 1994 में पहली बार कोई टैक्स लाया गया, आप खुद सोचिए सर, एज अ बिजनेसमैन सोचिए, अगर पहली बार कोई नया टैक्स आप पे लगा था जो आज तक नहीं था बेटा, तो हम लोग हेजिटेट करेंगे ना सर, हम बोलेंगे नहीं हम तो नहीं देंगे सर टैक्स, किस बात का टैक्स, अब तक तो कोई टैक्स था नहीं, अब किस बात का टैक्स, हाँ है ना सर? इसलिए गवर्नमेंट बोला आप चिंता मत करो, आपको तो कस्टमर से लेके हमको देना है। और सुनना बच्चे ध्यान से, कस्टमर अगर आपको पेमेंट करेगा तो ही टैक्स पे करना, वरना टैक्स पे मत करना बच्चा। जब सर्विस टैक्स नया इंट्रोड्यूस किया, आप समझिए बात को ध्यान से, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखिए, गवर्नमेंट का किस तरह से थॉट प्रोसेस होती है, किस तरह से पब्लिक को मनाना पड़ता है सर करोड़ों लोग हैं सर जिनको टैक्स पे करना होगा, तो सर उनको कैसे मनाएगी पब्लिक, सर गवर्नमेंट कैसे मनाएगी, वो समझना बात को ध्यान से। मोबाइल बंद, ध्यान इधर बेटा सर, ओ मोबाइल ध्यान इधर सर, पॉइंट मेरा आपसे ये
कि सरकार, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान इधर, सर 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 देखो अल्टीमेटली मैं पता है क्या चाहता हूं, मेरा इंटेंट क्या है और मेरी भावना है क्या आपके लिए सर। यहां पे अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं सर, तो मेरे को 99 को नहीं पढ़ाना है सर, मेरे को 100 को पढ़ाना है सर। क्लियर सर, यही कारण है सर, आपका ध्यान इधर बस। मैं यहाँ पे आया इसलिए हूं और आप लोग भी यहाँ पे आए इसलिए सर, अल्टीमेटली आपका और मेरा पर्पस एक ही है सर, आपकी सक्सेस। क्लियर, सुनना बात को ध्यान से सर। मेरा पॉइंट आपसे ये है, 1994 में जब पहली बार सर्विस टैक्स लगाया, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या थी सर, कि टैक्स लेना है। अब सर उन्होंने बिजनेसमैन को, सर्विस सप्लायर को कैसे समझाया कि साहब कस्टमर से लेके देना है, वो तो ठीक है सर, पर कस्टमर से हम क्यों लेंगे सर, और हम लेंगे कस्टमर ने नहीं दिया तो सर गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब आपकी फीस वो देगा तब टैक्स पे करना, बस आप जब बिल इश्यू कर दो तब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। जबकि एक्साइज वेट में क्या था सर, टैक्स वाज ऑन एक्रूअल बेसिस। कैसा था बेटा, मतलब इनवॉइस रेज कर दिया, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही कस्टमर आपको पे करे ना करे, कस्टमर वैल्यू ऑफ गुड्स का पेमेंट भी करे ना करे, वी डोंट केयर। अगर आपने बिल रेज कर दिया सर, जैसे एक्साइज के केस में अगर आपने फैक्ट्री से गुड्स रिमूव कर दी, अगर आपने फैक्ट्री से गुड्स रिमूव कर दिया आपको एक्साइज पे करना पड़ेगा, अगर आपने गुड्स बेच दिया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले कस्टमर ने 2 महीने का उधार लिया हो, कस्टमर 3 महीने बाद पेमेंट करा, वी डोंट केयर। आपको तो जैसे ही सेल ऑफ गुड्स हुआ, जैसे ही आपने गुड्स रिमूव किया आपको एक्साइज पे करना पड़ेगा, जैसे ही गुड्स सेल किया आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। पर सर्विस टैक्स में बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कस्टमर जब आपको फीस पे करेगा तब आप टैक्स पे करना। क्या बोला मालिक, क्लियर। तो सर फीस प्लस टैक्स कस्टमर से लेना और जिस दिन वो पे करेगा उतना आप टैक्स हमको पे कर देना, भाई बात खत्म बेटा, हाँ है ना भाई। अगर कस्टमर पैसा खा जाए तो टैक्स भी मत पे करना, मतलब प्योरली रिसीट बेस पे लगाया सर्विस टैक्स, प्योरली कि कस्टमर पेमेंट करे तब टैक्स पे करना, नहीं पे किया तो मत पे करना, एडवांस पे करते तो एडवांस पे टैक्स पे करना, लेट पे करते तो लेट पे करना, नहीं पे करते तो मत पे करना, और आधा पेमेंट किया तो आधा ही टैक्स पे करना। मान लो 1 लाख प्लस 15% सर्विस टैक्स था बेटा, 1,15,000 का आपने बिल लिख दिया बेटा, कस्टमर ने आपको केवल 50,000 ही पे किया बस, तो 50,000 डिवाइड बाय 115 इंटू 15 करके जो इंक्लूसिव टैक्स का अमाउंट आएगा, क्लियर, उसमें टैक्स जो निकलेगा उतना पे करना, बात खत्म बेटा। और वो भी जब वो पेमेंट करा तब करना, अभी पे करने की जरूरत नहीं है। उसने 10 महीने बाद पे किया, 10 महीने बाद पे करना, आज 20,000 रुपए दिए, आज 20,000 रुपए टैक्स पे करना, कल 30,000 देगा तब 30,000 रुपए करना, नेक्स्ट वो बाद में पता नहीं कब पे करेगा, जब पे करेगा तब दे देना बेटा। मतलब प्यार से टैक्स लगाया है सर, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, क्लियर। और बोल दिया क्या, कस्टमर जिस दिन तुम्हें पेमेंट करेगा उस दिन टैक्स पे करना। सर्विस टैक्स प्योरली रिसीट बेस पे लगाया, प्योरली पेमेंट बेस पे लगाया भाई, हाँ है ना सर। पर सेल्स टैक्स, एक्साइज जो गुड्स पे टैक्सेस कई सालों से लग रहे थे बेटा, दोज वर ऑन एक्रूअल बेसिस, जैसे ही गुड्स बेचा आप पे करो एक्साइज, आप पे करो क्या सर वेट सेल्स टैक्स, हाँ है ना भाई। पर सर्विस टैक्स वाज ऑन रिसीट बेसिस, क्लियर। पर जैसे जैसे टैक्स सक्सेसफुल हुआ, गवर्नमेंट ने सपना शुरू किया देखने का, किसका, जीएसटी। लोगों ने सर्विस टैक्स एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है साहब अब सर्विसेज पर सर्विस टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब सर गवर्नमेंट ने सपना देखना शुरू किया, किसका, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। अब सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर लाएंगे तो गुड्स के टैक्स हो या सर्विसेज के टैक्स हो सबको मर्ज करेंगे बेटा। और आपको भी पता है सर गुड्स के कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस और सर्विस टैक्स ये सब कुछ सब्सिट्यूट हो गया जीएसटी के अंदर बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। अब जब जीएसटी लाना है इनको, देखो जब आएगा तब आएगा, अभी एक बार प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना सर इनको यार। तो सर जीएसटी का सपना इन्होंने देखना चालू किया। अब सर जीएसटी जब देखना चालू किया तब साहब इन्होंने बोला जीएसटी आएगा, सारे टैक्सेस को सब्सिट्यूट करके सिंगल टैक्स, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कर देंगे एंड सर जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे साहब। सर दिसंबर 2010 बात बताई थी मैंने आपको एक पार्लियामेंट की सर, दिसंबर 2010 जब पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हो रहा था पेपर पे कि सर जीएसटी आना चाहिए, तब आईसीए ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वहां पर, है ना सर, 25 मिनट का वक्त दिया था, याद आया बेटा आपको, 25 मिनट का वक्त दिया था आईसीआई को। आईसीआई ने अपना काम 5 मिनट में कर दिखाया एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वॉज विद आईसीआई, और 5 मिनट में डिसाइड हो गया कि ना हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने एक्ट बनाया वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। सर पूरा देश का, हिंदुस्तान का टैक्स सिस्टम चेंज हो रहा है और आपने
कोई इस तरह से प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं किया हुआ है, हर स्टेट को साथ में लेके आप नहीं आए, इसलिए जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। 5 मिनट में आईसीआई ने प्रूव कर दिया कि ना हो पाएगा। सर 25 मिनट का वक्त दिया था, विच वाज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। आईसीआई ने अपना काम कितने देर में कर दिया बेटा? 5 मिनट में। उन्होंने बोला क्या, आपने हमको आपके इतने कीमती 25 मिनट दिए, हमने अपना काम 5 मिनट में कर डाला, और आपके पार्लियामेंट के 20 मिनट हमने सेव किया। दिस इज द सीए ऑफ इंडिया। और सर छाप छोड़ डाली पार्लियामेंट के अंदर कि दिमाग खराब मत करना। अब साहब अब सर समझने की कोशिश करना। सर दिसंबर 2010 ये डिसाइड हो गया कि जीएसटी ना हो पाएगा, पप्पू पास नहीं हुआ। सर सुनना बात को ध्यान से, दिसंबर 2010 ये डिसाइड हो गया कि जीएसटी ना हो पाएगा। और पता है बाहर न्यूज चैनल वगैरह पे आके इन्होंने क्या कहा, हाँ आ रहा है जीएसटी, अगले बजट सेशन में आ जाएगा, विंटर सेशन में आ जाएगा। फिर विंटर सेशन में हाँ अगले सेशन में आ रहा है, जबकि इनको पता है पप्पू फेल हो गया बेटा। सर अब सुनना बात को ध्यान से, पर सर उम्मीद तो दुनिया का है साहब। गवर्नमेंट को यह जरूर था कि अभी पप्पू पास नहीं हुआ, पर पप्पू पास हो जाएगा, ऐसा उनको अभी भी लगता है। अब सर सुनना बात को ध्यान से, सर सुनना बात को ध्यान से। अब इन्होंने सोचा क्या, ठीक है दिसंबर 2010 के अंदर पार्लियामेंट में डिसाइड हो गया कि जीएसटी अभी ना हो पाएगा, पर आज नहीं तो कल जीएसटी तो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब इन्होंने सोचा जब जीएसटी आएगा तब आएगा, धीरे धीरे सिस्टम को तो हम मर्ज करें। जीएसटी जब आएगा तब आएगा, सब कुछ एक साथ क्यों चेंज करे, धीरे धीरे सिस्टम तो मर्ज करना चालू करे। गुड्स के टैक्सेस थे क्या, एक्रूअल बेस पे, कि गुड्स बेचा टैक्स दो भाई, बिल इशू किया टैक्स पे करो, भले कस्टमर पेमेंट करे या ना करे, हाँ है ना मालिक। पर सर सर्विसेज पे टैक्स था कैसे, रिसीट बेस पे, पेमेंट बेस पे। सर गुड्स पे टैक्सेस था एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स था रिसीट बेस पर। अब सिस्टम तो मर्ज करना पड़ेगा ना यार, टू बी कन्वर्सेंट विद जीएसटी। इन्होंने सोचा जीएसटी जब आएगा तब आएगा, एक बार सिस्टम तो मर्ज करना चालू करे। इसलिए इन्होंने सोचा एक काम करते, सर्विस टैक्स को भी एक्रूअल बेस पे कर देते हैं। और अगले ही पार्लियामेंट्री सेशन में दिसंबर 10 में डिसाइड हुआ जीएसटी ना हो पाएगा। अगले पार्लियामेंट्री सेशन में जो बजट सेशन होता है फरवरी 2011, नोटिफिकेशन इशू कर दिया, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 इन द, सर 2011 सर्विस टैक्स के लिए बोल दिया क्या, अब सर्विसेज पर टैक्स भी एक्रूअल बेस पे लगेगा। एक्रूअल बेस मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कस्टमर पेमेंट दे या ना दे, आपने बिल इशू कर दिया तो टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसा गुड्स के केस में था बेटा, हाँ है ना भाई। पर गवर्नमेंट भी कौन बेटा, हिंदुस्तान गवर्नमेंट बेटा। सर दोनों हाथ में लड्डू चाहिए बेटा इनको। इन्होंने एक्रूअल बेस तो इंट्रोड्यूस कर दिया, रिसीट बेसिस को छोड़ा नहीं, और बोल दिया क्या एक्रूअल बेस पे सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, और रिसीट बेस भी रहेगा, और बोल दिया क्या एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर शेल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। और सर्विस टैक्स लगा दिया इन्होंने कैसे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर शेल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। 1 अप्रैल 2011 से ये एप्लीकेबल कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। बहाना किसका दिया बेटा, जीएसटी का। और इनको पता सर्विस टैक्स अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया बेटा, अब तकलीफ नहीं है। 94 में तो पहली बार आया था बेटा, तब रिसीट बेस पे लाया था बेटा। ये समझना सिस्टम का आप ध्यान से, क्लियर। अब गुड्स के टैक्सेस कैसे बेटा, एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज टैक्स एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेस पे। अब 2017 में तो जीएसटी एक्चुअली आ रहा था बेटा। अब जब जीएसटी एक्चुअली आ रहा है तो सिस्टम को एक्चुअली मर्ज करना पड़ेगा साहब। गुड्स और सर्विसेज के सारे टैक्सेस एक्चुअली सिस्टम एक करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने गुड्स का भी क्या कर दिया, एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्या बोला सर, दोनों के लिए बोल दिया क्या सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर शेल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड लिख डाला सेक्शन नंबर 7 के अंदर। बोला बोलो यस सर, आया मजा, हाँ है ना। इसलिए सेक्शन नंबर 12 बना गुड्स के लिए, सेक्शन नंबर 13 बना सर्विसेज के लिए, पर दोनों के अंदर लिखा है क्या,
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और दोनों के लिए बोल दिया गुड्स हो या सर्विसेज हो, व्हेन सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड, सर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। समझ में आया है कि नहीं आया सिस्टम से? क्लियर? डन। अब शुरू करते हैं क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। इंटेंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सर गवर्नमेंट को चाहिए क्या? पैसा। आने दो, विच एवर इज अर्लियर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आईटीसी बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2, वहां पढ़ाऊंगा क्या? आईटीसी का मिलता बेटा विच एवर इज लेटर। जब टैक्स लेने की बात है आने दो, विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट देने की बात है तो सोचते रुको अभी आप, विच एवर इज लेटर। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही हुए? आइए सरकार सेक्शन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पर हाँ, जैसे ही गुड्स इंडस्ट्री में भी क्या कर दिया इन्होंने बेटा? एक्रोर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कर दिया बेटा। हाँ है ना, सारे गुड्स इंडस्ट्री वाले भड़क गए बेटा। सर बोला ना चाहिए हमको, जीएसटी नहीं चाहिए सर, अब की बार नो मोदी सरकार। सर तो गवर्नमेंट बोला नहीं 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 चिंता मत करो, और गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर 2017 को, कब मालिक? पहले तो 13 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, बोल दिया कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर है तो ही आपको एडवांस पे टैक्स पे करना है, अगर इस लिमिट से कम टर्नओवर है तो आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। गुड्स के केस में बेटा, हाँ है ना। पर 15 दिसंबर 2017 को इन्होंने बोल दिया जान दे भाई, एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है गुड्स के केस में, क्योंकि लोगों ने बगावत कर दी बेटा। क्लियर? वैसे ही ह्यूमन बीइंग आर रेसिस्टेंट टू चेंज, हमारे लिए वैसे ही आप पूरे टैक्स हटा के जीएसटी ला रहे हो बेटा, एक हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो एडवांस पे टैक्स भी पे कर दो, ना हो पाएगा। समझे आप मेरी बात? क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 15 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन नंबर 60 ऑफ 2017 इशू किया सेंट्रल टैक्स, और वहां गवर्नमेंट ने इशू करके बोल दिया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है मस्त रहे, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, एडवांस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी जो था वो इनएप्लीकेबल कर दिया, और बोल दिया सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना, जिसमें लिखा था क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ है ना मालिक? क्लियर? पर सर्विसेज में तो जब पहले से आप विच एवर इज अर्लियर कर दो, आप किस बात का विच एवर इज अर्लियर नहीं होगा सर? क्लियर? तो सर्विस सेक्टर में तो अभी भी क्या है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज। आई होप सिस्टम पूरा फिट हो गया बेटा अभी आपके लिए, हाँ है ना। अब शुरू करूं मैं चैप्टर बेटा। पता है आपने जो लास्ट ये 10-15 मिनट जो भी बात सुनी आपने बेटा, सर ये जो आपने सुना है ना बेटा, इसकी वजह से आगे 1 घंटा बचने वाला बेटा आपका। क्यों? अब आपको आत्मा समझ में आ गई सर कि आखिर ये सेक्शन क्यों बने, कहां से बने, क्या हुआ सिस्टम में, आपको याद नहीं करना पड़ेगा सर। और मैं तो कह रहा हूं आज तो आपको 1 आवर बचेगा ही बचेगा, जिंदगी में हमेशा जब जब रिवीजन करोगे आप तब तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी सर। क्लियर? सर आपके अंतर मन से आवाज आएगी, यस मेरे को समझ में आया सर, वो लेवल से पढ़ाई आपको करनी बच्चों। सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, चैप्टर खत्म करना शुड नॉट बी ए टारगेट, आपको टॉपिक आना चाहिए बेटा, उस टॉपिक क्या, यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने आपको बताया सर आप किसी एक दिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सीए नहीं बनते हो, आप रोज सीए बन रहे हो सर। ये इंटेंस अगर आपने पढ़ाई करी है आपको कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं आपको रोक दे बेटा, और कोई डिग्री आपको आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकती सर, कोई डिग्री आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकती, आपकी सक्सेस आप ही डिफाइन करेंगे सर। क्लियर? और वो एटीट्यूड आपका रोज डेवलप होना चाहिए बेटा, किसी एक दिन में आप सही नहीं बनेंगे बेटा। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये इंटेंट आपका होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, मेरा तो यही कहना है सर, मेरा तो यही सर थॉट्स है। क्लियर? चलिए सरकार टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं हम। और सर ये जो लास्ट 15-20 मिनट बात करी ना मैंने, मेरी गारंटी है आपसे कोई सेक्शन पूछे नहीं पूछे, पर सर जब 10 लोग बैठे होंगे आप ये टॉपिक की जब बात करोगे ना तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग ही होगा सर। पंचायती करने में बहुत काम आते सर, बातें मजा आता है सर, हाँ है ना सर। सुनना सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, गुड्स पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब गुड्स पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी, और वो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, वो फॉलोइंग सबसेक्शंस डिफाइन करेंगे बेटा। मतलब सबसेक्शन 1 ने केवल लिंक किया बेटा कि जब टाइम ऑफ सप्लाई आता है तब लायबिलिटी आती है टैक्स पे करने की बेटा। अच्छा, जब लायबिलिटी आती है ना बेटा, सेम डे टैक्स पे नहीं करना होता है, मंथली टैक्स पे करना होता है सर, रिटर्न जब फाइल करोगे उसके साथ बेटा, हाँ है ना मालिक? ठीक सर, पर लायबिलिटी कब आएगी सर,
वो टाइम ऑफ सप्लाई जब आएगा तब लायबिलिटी आएगी बेटा, हाँ है ना मालिक? क्लियर? अब सर लायबिलिटी कब आ रही है? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 से हम शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान देना बेटा। गुड्स के केस में, किसी केस में सर? गुड्स के केस में। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 कहता है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स शैल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जल्दी मत करना बेटा। सर क्या बोला मालिक? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेटा। अच्छा सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में तो अभी भी लिखा है रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया मालिक, सप्लाई तो हो गया है, पर एक स्पेशल नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो एडवांस पेमेंट जो आपको रिसीव हो रहा है ना बेटा, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बेटा अभी आपको, पर टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया है। अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब सप्लाई हो गया नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब, और सप्लाई हो गया मतलब टर्नओवर का पार्ट बनेगा बेटा। वापस सुना, मस्त बात है बेटा, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते बेटा, आपको तो इजी वे में समझ में आ गया बेटा, क्योंकि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट पता है बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई हो गया मतलब, आवाज नहीं आ रही है, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब सप्लाई आ गया, और सप्लाई आ गया मतलब टर्नओवर का पार्ट बनेगा। मतलब अगर गुड्स के रेस्पेक्ट में, क्या बोला मालिक? गुड्स के रेस्पेक्ट में सर, गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो जिस दिन एडवांस आया है उसको आपके टर्नओवर का पार्ट बना देंगे बेटा। वो मान लेंगे सप्लाई हो गया है उतना अमाउंट का बेटा, जितना एडवांस आया। सर मान लो कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपए का, एडवांस आया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख ही सप्लाई हुआ बेटा, एंड दैट 2 लाख विल बी कंसिडर्ड अंडर द टर्नओवर ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? पर उस 2 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में 60 नहीं था, 66 था बेटा, 66 ऑफ 2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स। क्लियर? जिसने बोला एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में जो लायबिलिटी आती है वो केवल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पे आएगी बेटा, हाँ है ना भाई? पर इसका बस एक एक्सेप्शन दिया है, इस बार अमेंडमेंट किया है, जैसा आपको पता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, है ना मेरे भाई? खेलते होंगे ना सर? यहां बोल दिया है क्या? सिंस ये गुड्स की डेफिनेशन में आता है इसलिए केवल ये एक्सेप्शन बनाया और बोल दिया क्या? अगर लॉटरी, बेटिंग, गेमलिंग वगैरह के केस में एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है, क्योंकि इसमें एडवांस पहले आता है, उसके बाद आदमी को वो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं सर, हाँ है ना, कूपन वगैरह मिलते हैं, उसके बाद वो खेलता है। क्लियर? तो यह बोल दिया क्या? एडवांस आया तो भी जीएसटी लगेगा, इसलिए केवल दिस इज द ओनली एक्सेप्शन एक्शनेबल क्लेम्स, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के केस में बोल दिया डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बस यही एक एक्सेप्शन है जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 नहीं अप्लाई होता है। और सर ये बेनिफिट कि सर केवल इनवॉइस इश्यू करने पे टाइम सप्लाई आएगा, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे नहीं लगेगा। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में एडवांस पे भी जीएसटी लगेगा। अब देख लीजिए सर, ये देखो मालिक, सर ये मैंने आपको नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 दे रखा है सेंट्रल टैक्स का, डेटेड 15th ऑफ नवंबर। पर यहां पे लिख दिया क्या? हाउएवर दिस बेनिफिट, मतलब एडवांस पे टैक्स पे नहीं करना है, दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्संस मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 102A। इट मींस in respect of supply of specified actionable claims, GST shall be required to be paid at the time of supply as specified in section 12(2)A or 12(2)B, whichever is earlier। मतलब date of issue of invoice or receipt of payment, whichever is earlier। तो जितना एडवांस आ गया उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इन नटशेल क्या हो गया बेटा? GST will be required to be paid on advances received in respect of supply of specified actionable claims। पक्का? ओके डन। तो मैं रिपीट करता हूं बच्चों वापस से। सर नॉर्मल सारे केस में, सारी गुड्स के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई है, एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जिन पे जीएसटी लगता है उन पे अगर एडवांस पेमेंट भी आया है तो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और अभी टैक्स की लायबिलिटी आएगी उस पर एडवांस पे भी। क्लियर? तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर यहाँ पे अप्लाई होता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्लियर? अच्छा जनरली सारे गुड्स के जब भी मैं बात करूंगा आपसे नॉर्मली, अब आगे पूरे लेक्चर में, तब जो गुड्स का जनरल रूल है क्या है? इश्यू ऑफ इनवॉइस पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर? एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यही बात करूंगा मैं। ये एक्सेप्शन था, अलग से मैंने बता दिया आपको बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में एडवांस पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर माहौल? सर
सर सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या बोला मालिक? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बेटा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बेटा अच्छा एक मिनट, देश कौन सा बेटा अपना? ऐसे लोग बेटा मान लो एडवांस नहीं है, मुझे पता है कि गुड्स का पेमेंट तो 2 महीने बाद ही आएगा साहब, गुड्स का पेमेंट तो 2 महीने बाद ही आएगा, मुझे पता है बेटा। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा सर? इश्यू ऑफ इनवॉइस, है ना मालिक? मतलब इनवॉइस इश्यू करूंगा तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा तो मेरे टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी और जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा सर। कस्टमर तो पेमेंट कब करेगा? क्या करे? ये देखो ऐसे चोर बेटा दिमाग में आइडिया आ गया सबके बेटा। आप सोचो, आपके दिमाग में तो यह बेटे बेटे आइडिया आ गया, आपका तो पैसा लग नहीं रहा, जिसका पैसा लग रहा होगा उसने कितना सोचा होगा बेटा, है ना मालिक? सर क्या आइडिया है बेटा? एक काम करने का, इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं। इनवॉइस कब इश्यू करने का? 2 महीने बाद जब पेमेंट आएगा तभी इनवॉइस इश्यू करेंगे। नाउ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एवरीथिंग इज अर्लियर बेटा, है ना? और उसी दिन टैक्स पे करो मस्त बेटा, हाँ है ना सर? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम हिंदुस्तानी लोग, हम भी हिंदुस्तानी सरकार, आपके बीच में से ही चुन चुन के पहुंचे, वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड है बेटा आपको। जहां से तुम चोरी रोकते हो वहां से हम शुरू करते हैं। What you cannot do directly, you can never do indirectly. और गवर्नमेंट एक पॉइंट लिख दिया पे कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर आप टाइम पे बिल इश्यू नहीं करते हो, द टाइम लिमिट विच इज गिवन इन सेक्शन 31, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर बेटा, हाँ है ना भाई? तो सर अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस अंडर जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, सर अंडर जीएसटी सर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज, दैट इज फॉर सर्विसेज। ओके, गुड्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सर आप सोचिए, आप गुड्स बेच रहे हो, ट्रक भर के माल जा रहा है और उसमें बिल नहीं है बेटा, जीएसटी ऑफिसर ने गाड़ी रोकी, बिल का हाँ अभी 30 दिन में आएगा, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो सर्विसेज में 30 दिन का वक्त रखा है बेटा, गुड्स के केस में कोई वक्त नहीं मिलता है, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। क्या बोला मालिक? इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड, बिना बिल के माल बाहर नहीं जा सकता। लॉजिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? देखो हर लाइन मैं कह रहा हूं लॉजिकल है, क्लियर? और मैं आपसे बता रहा हूं सर अगर आप मैच्योरिटी से सोचो किसी चीज को तो आपको सीए से कम नहीं हो सर, क्लियर? और सर जो बात मैं कह रहा हूं अगर लॉजिकल आप समझ लोगे, आपके दिल तक बात पहुंचेगी और आप बोलोगे हाँ सर ये होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं वही लिखा होगा लॉ के अंदर, गारंटी सर मेरी। आप खुद सोचिए, बिना बिल के क्या कोई गुड्स बाहर जा सकता है क्या सर? तो मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां पे आप सोच सकते हैं सर, देख सकते हैं, मेरा काम वो है सर। और गारंटी जो लॉ के अंदर लिखा है वो आपके मुंह से मैं बुलवा दूंगा सर, क्लियर? पर सर बस आप जिस तरह से आप यहां कॉन्सेंट्रेशन से बैठो बस वो माहौल बना लेना चाहिए सर। सर मेरा पॉइंट आपसे क्या है सर, इनवॉइस के गुड्स के केस में क्या बोला सर? इनवॉइस कब इश्यू करना होता है सर? अब सुना बेटा, सेक्शन 31 में लिखा है क्या सर? वेन एवर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। सर मैं ये गुड्स बेच रहा हूं, सर ये गुड्स मूवमेंट हो रहा है सर, आप क्या जा रहा है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, क्लियर? तो मूवमेंट हो गया, आप क्या पूछा बेटा? तो इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, ऑन और बिफोर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा, यस या नो? सर्विसेज में 30 दिन का वक्त मिलता है, गुड्स के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। मैंने जानबूझ के आपसे गलती करवाई बेटा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां गलती करते हैं बेटा, क्लियर? सर क्या होता है कई बार आप एग्जाम में कभी भी फ्लो में बोल जाते बेटा, तो मुझे पता है फ्लो में कहां पे आप क्या बोलने वाले हो, क्लियर? सर इतना तो पता है ना सर, 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हाँ है ना? इसलिए
इसलिए सर मैं यहां से आपकी गलती करवाऊंगा उन जगह पे जहां पे आप नॉर्मल कोर्स में गलती करते होता, सो दैट आपको गलती का एहसास हो, हाँ इसको ध्यान रखना है, यहां पे गलती नहीं हो जाए जल्दबाजी में। क्लियर? वो पर्पस है मेरा गलती कराने का, बाकी कोई और पर्पस नहीं है। सुनो बच्चों ध्यान से। तो सर इन केस ऑफ गुड्स आपको ऑन और बिफोर रिमूवल इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब सर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज द टाइम सप्लाई पर, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो जब रिमूव किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? चलिए सर इनवॉइस और कब इशू करना पड़ता है वही बताता मैं आपको बेटा। सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर जो है बेटा आपका, चैप्टर नंबर 12, उसके कुछ पॉइंट मैं यहां पढ़ा देता हूं क्योंकि यहां पे टाइम और सप्लाई के लिए लिंक होता है बेटा। वो जहां पर रिमूवल ऑफ द गुड्स, जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, वहां पर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बेटा। पर वेयर द ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वेयर द ट्रांजेक्शन, तो जब मैंने गुड्स अवेलेबल करवा दिया कस्टमर को, व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, वो दिन मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उस दिन ही उससे पहले बेटा। अब आप बोलेंगे सर जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, वो ऐसा कौन सा एग्जांपल है सर? सर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दो बेटा, मान लो कोई फैक्ट्री बेटा, या कोई एक ऐसा प्लेस है जहां पे मेरी मशीन इंस्टॉल्ड है बेटा, कोई शॉपिंग मॉल है बेटा, वहां मैंने मशीन लगा रखी अपनी किराए पे दे रखी है सर उन लोगों को। अब मेरे को बिजनेस नहीं करना, मेरे को ये काम नहीं करना, टाइम नहीं मिलता बेटा मेरे को। क्लियर? मशीन वही की वही इंस्टॉल्ड है, मैंने सर आपसे बात करी, क्या नाम सर? केनल सर, केनिल केनिल सर, मैंने आपसे बात करी और आपको मैंने बोला ये मशीन आपको परचेज करना है क्या? आपने बोला यस सर मुझे परचेज करना है, मशीन वही के वही इंस्टॉल्ड है, अब वो बिजनेस आज से आपका हो गया बेटा। क्लियर? इसने मशीन मेरे से परचेज कर ली बेटा, क्या मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व हुआ है बेटा? नहीं। तो जब मैंने इसको गुड्स अवेलेबल करवा दिया, आज से गुड्स आपका, सर व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड टू यू, वो दिन या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा थर्ड केस, अगर सेल ऑन अप्रूवल बेस पे गुड्स भेजा है मैंने, सेल ऑन, कई बार होता ना बेटा, मैं गुड्स आपके यहाँ भेज रहा हूं, आपको पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो मत भेजना, मत नहीं आए पसंद तो भेज देना वापस मेरे को, मत रखना बेटा। हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में जब मेरे यहां से गुड्स रिमूव होगा तब सेल तो हुआ नहीं बेटा, सेल ऑन अप्रूवल बेस पे बेटा वो तो ऐसे केस में मैं डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स इश्यू करूंगा बेटा आपको मैं। अब आपके यहाँ पहुंच गया, अब आपको बोल दिया आप यूज कर लो या देख लो, इस गुड्स को पसंद आ जाए तो दे देना सर, पसंद आ जाए तो सर मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। तो उसके लिए बोल दिया क्या उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है? या तो सप्लाई हो गया, मतलब आपको पसंद आ गया गुड्स, आपने बोल दिया ओके सप्लाई हो गया उस दिन, या फिर 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला सर? 6 months फ्रॉम द रिमूवल और एक्चुअल सप्लाई ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर, है ना? उस दिन मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और सर मैंने इनवॉइस अगर इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो जब इनवॉइस इशू होगा, जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था बेटा, सप्लाई और 6 months विच एवर अर्लियर, वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। है ना मालिक? क्लियर? डन। ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, और मैंने साथ में आपको पढ़ा दिया क्या, इनवॉइस वाला सिस्टम बेटा, कि गुड्स के केस में इनवॉइस का इशू करना पड़ता है। हाँ या ना? एक और केस है सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। किसी केस में मालिक? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। मैं भी समझाता हूं बेटा। अच्छा एक बात और, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है सर? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या बोला मालिक? और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई पर ड्यू टू नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 ऑफ द सेंट्रल टैक्स। आपको एडवांस रिसीव जो हो रहा है गुड्स के केस में सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो सर वहां पे एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर मालिक? अब मैं बार बार डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं बोलूंगा बेटा। चलेगा बेटा आपको? क्लियर? ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा कि आपको ध्यान रखिए टर्नओवर का पार्ट बनेगा एडवांस अमाउंट। टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बच्चों। हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? पक्का? डन। सर अब सुनना बात को ध्यान से। सर इन केस अगर जीएसटी की बात कर रहे हैं हम, सर किसकी बात कर रहे हैं सर हम? जीएसटी की। गुड्स के केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला मालिक? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है बेटा? सर जहां पे मैं गुड्स जो सप्लाई कर रहा हूं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कंटिन्यूसली गुड्स सप्लाई कर रहा हूं अंडर कॉन्ट्रैक्ट और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? थ्रू पाइपलाइन हो गया, थ्रू वायर्स हो गया, हाँ ना? जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बेटा, होती है क्या भाई? लाइट का बिल आता है क्या बेटा? लाइट का बिल आता है ना सर?
दैट इज सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा, दैट इज गुड्स। अच्छा लाइट दिखती है आपको कभी बेटा? एक बार वहां पे अंदर हाथ लगा के स्विच ऑन करना बेटा, क्लियर? आपको एहसास होगा, हमको दिखेगा। सर सुनना, दैट इज गुड्स। पर हाँ वो एक अलग बात है, उसको एग्जाम किया अंडर जीएसटी, वो एक अलग बात है सर। बट सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगेन क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है बेटा, क्लियर? वहां पे एक मीटरिंग इक्विपमेंट के थ्रू, अरे मीटर के थ्रू देखते ना बेटा कितना कंजम्पशन किया आपने यूनिट का बेटा, हूं करो रे, क्लियर? सेकंड, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं प्रोविजन पढ़ाऊंगा बेटा आपको। सेकंड, सर पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई होती है बेटा। अरे आपने देखा होगा घर पे एलपीजी गैस खाना बनाने के लिए काम आती है ना बेटा, क्लियर? वो गैस जो सप्लाई होती है आजकल, तो सर गैस सिलेंडर तो बहुत कम जगह रह गए बेटा, आजकल मैक्सिमम जगह पे क्या हो गया है? पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होता है बेटा। वहां पे भी मीटर लग गया है बच्चे, कितना आपने गैस कंजम्पशन किया है बेटा, क्लियर? सर उसके अकॉर्डिंग आपका चार्जेस बिल बन जाएगा बेटा, हाँ ना? दैट इज अगेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। पाइपलाइन के थ्रू वाटर सप्लाई कर रहे हो, ऑयल सप्लाई कर रहे हो, हाँ है ना मालिक, क्लियर? सर या फिर मान लो मेरी माइन से बेटा, माइनिंग का काम करता हूं बेटा मैं। किसका काम करता हूं बेटा मैं? माइनिंग। आपने मेरे को बोला सर मेरे को 50 ट्रक माल चाहिए, क्लियर? और एक ट्रक में ऑन एन एवरेज इतना गुड्स आता है बेटा। तो सर जैसे जैसे अब 50 ट्रक रेडी तो माल है नहीं बेटा, जैसे जैसे माल एक्सट्रैक्ट होगा मैं आपके यहाँ भेजता जाऊंगा बेटा, क्लियर? अगेन दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, यस या नो? अब मैंने ये एग्जांपल दिए कुछ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है बेटा? देखो सप्लाई तो पूरा कब होगा? जब सारा सप्लाई हो जाएगा बेटा। अब आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट मान लो 6 महीने का था बेटा, अब 6 महीने में मेरा गुड सप्लाई होगा कंटिन्यूसली बेटा, क्लियर? अब बिल कब इश्यू करूंगा? लास्ट में क्या? तो उसके लिए यहां क्या बोला है मैं बताता हूं आपको। सर उसके लिए क्या बोला है साहब कि सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में एग्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, होता मंथली बेस हो, होता है फोर्टनाइटली बेस पे बेटा, 15 दिन में एक बार हिसाब कर लेंगे, होता है ना सर? कई बार जैसे लाइट के बिल के केस में महीने में एक बार हिसाब होता है, कुछ एरिया में 2 महीने में एक बार हिसाब होता है बेटा, क्लियर? गैस पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई हो रहा है, होता 15 दिन में एक बार हम हिसाब कर ले बेटा। माइनिंग के केस में होता 15 दिन में एक बार हिसाब करो या महीने में एक बार हिसाब कर रहे बेटा, होता ना मालिक? तो हमने डिसाइड कर लिया कि मंथली बेस पर, मान लो एग्जांपल के लिए बेटा, क्या डिसाइड किया बेटा? मंथली बेस पर सप्लायर या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर देगा, क्या इश्यू कर देगा बेटा? कि भाई मैंने इतना इतना गुड्स इस दिन इतना इतना सप्लाई किया आपको, या फिर रेसिपिएंट क्या करेगा? पीरियोडिकली मुझे पेमेंट कर देगा कुछ। हमने डिसाइड कर लिया मंथली बेस पे आप क्या करोगे, हर महीने मंथ जब खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख जब आएगी तब आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे साहब, एडोक बेस पे। कितना? 10 लाख रुपए। 6 मंथ तक आप मुझे पे करोगे बेटा, फिर 6 महीने तक मैं आपको गुड्स सप्लाई करता रहूंगा, फिर जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे आपने मेरे को 60 लाख ऑलरेडी पे कर दिए बेटा, फिर हम दोनों एक साथ हिसाब कर लेंगे सर, एंड जितना कैलकुलेशन के हिसाब से जितना पेमेंट होना चाहिए वो प्लस माइनस जो भी होगा वो एडजस्ट कर लेंगे। मान लो 66 लाख का सप्लाई हुआ, कितने का हुआ सर? तो रिमेनिंग 6 लाख का क्या कर दूंगा, आप मैं आपको बिल और रेज कर दूंगा, आप मेरे को 6 लाख का पेमेंट और कर देंगे बेटा, हाँ है ना भाई? अब ऐसे केस में इनवॉइस क्या होगा बेटा? इनवॉइस कब इश्यू करना है? मैंने पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट समझाया बच्चों, क्लियर? अब इनवॉइसिंग क्या होता है, यहां पे सेक्शन नंबर 31 जो इनवॉइस का चैप्टर है, वहां इनवॉइस सेक्शन में लिखा है क्या, या तो सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है, या फिर रेसिपिएंट कस्टमर को पेमेंट कर रहा है बेटा, जो भी हो रहा है इस पर कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीमेंट, क्लियर? उसके अकॉर्डिंग या तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करूं या आप मुझे पेमेंट करो, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे मेरे को उतने अमाउंट का बिल इश्यू करना पड़ेगा आपको बेटा। मतलब आप हर महीने की 5 तारीख को, अगले महीने की 5 तारीख को 10 लाख रुपए पे करो बेटा, मैं 10 लाख का आपको बिल इश्यू कर दूंगा, कब? 5th को, हाँ है ना भाई? या मैं अगर मान लो 5 तारीख को आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा हूं तो 5 लाख का मैं मतलब 5 तारीख को मैं क्या कर दूंगा, जितने का अमाउंट का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मैंने इश्यू किया है उतने अमाउंट का आपको इनवॉइस भी इश्यू कर दूंगा बेटा। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के साथ में इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यहां तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता बेटा? या तो सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करेगा उस दिन, या फिर रेसिपिएंट कस्टमर को पेमेंट करेगा उस दिन बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? और फिर ईयर एंड मतलब 6 महीने बाद जब हमारा फाइनल सेटलमेंट होगा तब 6 लाख का डिफरेंस हो रहा है, 6 लाख का आपको बिल और इश्यू कर दूंगा मैं, और रिमेनिंग पेमेंट आप मुझे कर दोगे बेटा, हाँ है ना भाई? ये मैंने आपको क्या बताया बेटा, इनवॉइस कब इश्यू करना है, और जिस दिन इनवॉइस इश्यू करना होता है वही दिन क्या हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई।
अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया उस दिन या उससे पहले, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, और उस दिन इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था बेटा, इस एग्जाम में वो 5 तारीख था बेटा, 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उस दिन 10 लाख का बिल इश्यू हो जाना चाहिए था बेटा। अगर इश्यू हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो 5 तारीख की क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 10 लाख रुपए बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर, हाँ है ना मालिक। और रिमेनिंग 6 लाख का लास्ट में जब बिल इश्यू करूंगा मैं डिफरेंस अमाउंट का बेटा, वही 6 लाख का बाद में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर, डन। पक्का, ओके। सो ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। आई होप पूरा समझ में आया बेटा आपको। तो सर वैसे देखा जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई का तो एक लाइन ही रिलेवेंट था बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर आपने टाइमली इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये इनएप्लीकेबल हो गया क्योंकि एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं गुड्स के केस में बेटा, सेक्शन नंबर 12(2) के अंदर बेटा, हाँ है ना भाई, पक्का, डन। बाकी सारे पॉइंट थे इनवॉइस कब इश्यू करना होता उसके लिए, वो सेक्शन नंबर 31 में था, वो चैप्टर नंबर 12 में आता था, पर यहां रिलेवेंट था इसलिए मैंने यहां पढ़ा दिया आपको बेटा। वहां जब पढ़ेंगे तब टाइम कम लगेगा बेटा अपने को, और क्या है, हाँ है ना मालिक, क्लियर। ये सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 खत्म होता है। अब कुछ समझ में आ रहा कि गया, पक्का, ओके। प्लस सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 पता है क्या बोलता है, जहां जहां, क्या बोला सर, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वहां वहां, कहां कहां, जहां जहां रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, वहां वहां टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 बताएगा बेटा, क्लियर। अब हम आगे का 12(3) में, 12(2) पढ़ा था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला, अब 12(3) पढ़ रहे क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन लायबल है बेटा, अब रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, हूं नहीं आया बेटा वापस, ऐसे अगर रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 ने डिफाइन किया और बोल दिया क्या, इन 3 इवेंट में विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब वो 3 इवेंट कौन कौन से है, सुनना बात को ध्यान से सर, इन 3 इवेंट में विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। फर्स्ट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ, या तो रेसिपिएंट, अच्छा रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा बेटा, तो रेसिपिएंट को इमेजिन करते हुए बात करना बेटा, सप्लायर को इमेजिन करने का ही नहीं बेटा। रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, सेकंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्या सर, अच्छा हो सकता है सप्लायर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है बेटा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, सप्लायर की लायबिलिटी आती ही नहीं, तो उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया भी नहीं सर, जरूरत भी नहीं सर उसको। अब अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट अगर लायबल है रिवर्स चार्ज में, हाँ है ना, तो अभी सेकंड पॉइंट क्या बोला बेटा, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ, पर मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं बेटा, मैं तो इनवॉइस इश्यू करता ही नहीं सर। आपने रोड साइड से कोई गुड्स खरीदा बेटा, मैं रोड साइड पे अंदर स्टेशन साइड में बैठा होता है सर, क्लियर, वो थे ना बेटा वो 100 के 3 शर्ट, तो 100 के 3 शर्ट अंदर स्टेशन पे बेटा, जहां से आपने कर लिए थे बेटा, क्लियर, वो बेचने वाला मैं ही था बेटा वहां पे सर। सुनना, तो सर मैंने तो बिल इश्यू किया ही नहीं बेटा, क्या बेटा, खराब आया था शर्ट, क्या रिटर्न, मंगल मार्केट बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वो तो ठीक है सर, इसने मंगल मार्केट बोला, चोर मार्केट नहीं बोला कम से कम। सर सुना होशियारी। अब सरकार डिफेक्टिव गुड्स तो बेटा, वो जो लेबर के शर्ट फट जाते हैं बेटा, वही तो बेचता बैठा के, तो डिफेक्टिव ही होंगे सर। अब 50 के 3 शर्ट लोगे बेटा, वहां बार्गेनिंग कर रहा बेटा, ये 100 के 3 शर्ट दे रहा हूं, नहीं ये 50 देना पड़ेगा, मैंने कहा ले आ तू, क्लियर। अब इसको वही छाड़ के दिए मैंने शर्ट बेटा। सर अब पॉइंट ये है कि सर अब मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं बेटा,
तो मैं तो इनवॉइस इश्यू करता ही नहीं, तो सर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू किया इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बेटा। क्लियर? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस के बदले में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई पर्ची, कच्चा बिल होता ना बेटा, ये वो जिस दिन मैंने इश्यू किया वहां से 31st डे बेटा। हाँ है ना भाई? तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बेटा। हाँ है ना? क्लियर? ओके ओके। तो सर 3 इवेंट बोला मैंने आपको। फर्स्ट क्या था सर? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। सेकेंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस। और थर्ड, आप रेसिपिएंट हो बेटा, मैं सप्लायर हूं बेटा। जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया, जिस दिन, क्लियर, विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया, ये कब मानेंगे बेटा? सर अब आपने बैंक से पेमेंट किया मान लो, तो जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करी रिगार्डिंग पेमेंट, अब आपने चेक दिया मेरे को बेटा, अब चेक दिया 14 फेब का बेटा आपने मेरे को कि 14 फेब को आपको बहुत पैसे मिले बेटा। सर आपने 14 फेब को मेरे को चेक का डेट लिख के दिया बेटा 14 फेब को बेटा। अब सेम डे तो मैं बिल बैंक में चेक प्रेजेंट करूंगा नहीं बेटा, मैं भी कहीं ऑक्यूपाइड था बेटा। सर लेक्चर में था बेटा। सर लेक्चर सुन रहा था, ले रहा था किसी के सर मतलब आप फालतू की बातें करा लो बेटा, इतना मजा, इतना आनंद सर जिंदगी में सर पॉइंट ये मेरा कि आपने मुझे चेक दिया 14 फेब को, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो पास कर दी 14 फेब को बेटा, पर मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया 21 फरवरी को बेटा। क्लियर? और बैंक में मेरा पेमेंट आया होगा 23 फरवरी को, तो आपके बैंक से पैसा डेबिट कब हुआ बेटा? 23 फरवरी को बेटा। हाँ है ना बेटा? तो सर आपके लिए पेमेंट कब माना जाएगा? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, वो दिन मानेंगे कि आपने मुझे पेमेंट कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? विच एवर इज अर्लियर बेटा। ठीक है? अच्छा इधर ध्यान, सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट या डेट ऑफ डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर बेटा। हाँ है ना भाई? अब सर सुना वापस है, इन तीनों इवेंट में विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट। अच्छा, रेसिपिएंट के एंगल से अब वापस सोचना बेटा, आप रेसिपिएंट हो, मैं सप्लायर हूं, रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रेसिपिएंट पे लायबिलिटी कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? विच एवर इज अर्लीस्ट। अब सर फर्स्ट क्या था, या तो आपको गुड्स रिसीव हो गया या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बेटा। हाँ है ना भाई? और थर्ड क्या है? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या होता है बेटा? सर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट और एक्चुअल डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ये हो गया क्या? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। हाँ है ना भाई? अब इन तीनों इवेंट में विच एवर इज अर्लिएस्ट जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा रेसिपिएंट के लिए बेटा। बोलो यस सर। खत्म खत्म। एक बात और, बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा आपसे। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा तो आप सोचेंगे उस टाइम, तो आपने अगर अभी कर ली तो सोचना नहीं पड़ेगा सर। मान लो, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, आप रेसिपिएंट में सप्लायर, मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई किया जहां रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी, आपने मुझे 2 लाख रुपए एडवांस पे किया बेटा। आपने गुड्स के लिए मेरे को 2 लाख रुपए एडवांस पे किया, मैं सप्लाई करूंगा कब? मार्च महीने में। आपने फरवरी में मुझे पेमेंट कर दिया बेटा 2 लाख रुपए। उस 2 लाख के लिए टाइम सप्लाई कब आएगा? भाई साहब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 के अंदर कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है, वो 12(2) में था बेटा। हाँ है ना? और 12(3) में क्या लिखा है बेटा? सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस। क्लियर? और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लीस्ट। वो पहले भी था, अभी भी है, और उसके लिए कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ। मतलब उस 2 लाख रुपए एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन आ जाएगा जब आपने मुझे पे किया बेटा। हाँ है ना भाई? मैं कह रहा हूं इस लेवल से पढ़ लो सर, आप हर प्रोविजन को कंपेयर करके पढ़ लो सर, तो मिक्स कभी होगा ही नहीं सर। क्लियरली पता है कि यहां पे ये लिखा है, यहां पे ये लिखा है, क्या खाक मिक्स होगा बेटा? क्लियर? सर जो नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 था, उसने सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दिया। किसका रेफरेंस दिया बेटा? और 12(2) में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर लायबल होता है,
उसके बारे में बात कही थी। 12.3 अपने आप में अलग सबसेक्शन है बेटा, उस पे वो नोटिफिकेशन में 66 ऑफ 2017 एप्लीकेबल नहीं है। तो सर वहां पे तो अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी है और एडवांस पे किया है तो सर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को उस 2 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा 10 लाख का टोटल कंसिडरेशन था, एडवांस कितना दिया बेटा आपने? तो 2 लाख के लिए लायबिलिटी आएगी सर आपकी, नॉट फॉर एंटायर 10 lakhs। क्लियर? एंड इन रेस्पेक्ट टू दोस रुपीज 2 lakhs सर यू विल बी लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई उसी टाइम आ जाएगा जब आपने पेमेंट किया बेटा। हाँ ना भाई? बाकी रिमेनिंग 8 लाख के लिए देख लीजिएगा, रिसीट ऑफ गुड्स या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट बेटा। हाँ ना भाई? आया मजा? ओके, ये था क्या? टाइम ऑफ सप्लाई जहां पे रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल होता है। पर अगर क्या बोला सर? पर अगर जैसे बिल्डर, वो 9(4) याद है? 9(4) जो मैंने पूरा पढ़ाया नहीं था आपको, याद है बेटा? बिल्डर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेज करी बेटा, वहां रिवर्स चार्ज है बेटा। कब लगेगा टैक्स उसमें? बोलो आप, प्रोविजन बोलो अब आप। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और इन द डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर बेटा। हाँ है ना भाई? मान लो ये तीनों इवेंट अजर्टेनेबल ही नहीं है बेटा। बिल्डर ने खर्चा बुक कर रखा बुक्स में, पर उसने कब पेमेंट किया कभी कोई रिकॉर्ड नहीं, कैश में पेमेंट किया सब, बैंक का कोई एंट्री है ही नहीं सर, उसने बुक्स में लिखा ही नहीं सर। गुड्स रिसीव कब हुआ? हवा में ही रिसीव हुआ सब, एक्चुअल कब रिसीव हुआ साइट पे पता ही नहीं सर। क्लियर? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मैंने कभी बिल इश्यू किया ही नहीं बेटा, ना कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया बेटा। अब ऐसे केस में इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई अजस्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन उस बिल्डर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, वो ट्रांजेक्शन जिस दिन रिकॉर्ड किया वही क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब इन तीनों इवेंट से अगर टाइम ऑफ सप्लाई अजस्टेनेबल नहीं है तो एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया और बोल दिया क्या छोड़ेंगे नहीं आपको। आपने खर्चा तो बुक किया ना बुक्स में बेटा, आपने वो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड किया ना बुक्स में बेटा, आपने पेमेंट कब क्या नहीं पता, कोई बात नहीं सर। आपको बिल कब रिसीव हुआ कोई पता नहीं सर, बिल इश्यू कब हुआ कोई मतलब नहीं सर, सर गुड्स कब रिसीव हुआ नहीं पता, कोई बात नहीं। आपने खर्चा क्लेम किया होगा इनकम टैक्स में बेटा, खर्चा क्लेम करने के लिए आपने ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा, जिस दिन बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया दैट डे इट्स द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो यस सर, आया मजा? ये सेक्शन में 12(3) खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 वाउचर्स कूपन्स। अगर आपने वाउचर या कूपन इश्यू किए फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आपने वाउचर्स या कूपन्स इश्यू किए फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ द गुड्स आर बीइंग सप्लाइड थ्रू वाउचर्स और कूपन्स तो ऐसे केस में अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो जब वाउचर रिडीम कराओगे वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सर थोड़ी देर पहले तो मजा आ रहा था सर, पता नहीं अचानक आपको क्या हो गया सर? अरे ये तो प्रोविजन मैंने बोला है आपके लिए, अब समझाता हूं बेटा। ओ भाई वापस एक बार लाइन को समझना बेटा। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, इफ सप्लाई इज तो जब वाउचर आप इश्यू कर रहे हो वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो ऐसे केस में जब वाउचर आप रिडीम कराओगे वो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब डिपेंड करा किस पे? इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर और नॉट। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं बेटा। मान लो किसी ज्वेलरी शोरूम से आपको वाउचर इश्यू हुआ, 2000 रुपए का वाउचर है बेटा, कि नेक्स्ट मंथ में आप कभी भी अगर कुछ ज्वेलरी परचेज करते हो तो 2000 रुपए आपके कम हो जाएंगे, 2000 रुपए की ज्वेलरी फ्री बेटा आपके लिए। हाँ है ना भाई? तो जब वाउचर इश्यू किया तो पता है क्या कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या मिलने वाला है? हाँ, क्या मिलेगा बेटा? ज्वेलरी मिलेगी बेटा। इसके अगेंस्ट आप शर्ट परचेज नहीं कर सकते, आप कोई और गुड्स परचेज नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा बेटा? मतलब सप्लाई इज
आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर इटसेल्फ। तो ऐसे केस में जब वाउचर इश्यू किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और उस 2000 रुपए पर आज जब आपने वाउचर इश्यू किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा और उस टाइम पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी। अब भले ही वो नेक्स्ट मंथ में वाउचर आपने रिडीम कराया ही नहीं, आया ही नहीं आदमी ज्वेलरी लेने बेटा, कि उसको पता है 2000 की ज्वेलरी का वाउचर लेने जाएगा 10,000 रुपए और खर्च करने पड़ जाएंगे बेटा, साथ में वाइफ को ले जाएगा बेटा, 1 लाख रुपए और लग गए बेटा। सर गर्लफ्रेंड की बात तो करना ही मत बेटा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये, सो इन सच केस, क्या बोला मालिक, इन सच केस वाउचर रिडीम कराओ या ना कराओ उसे कंसर्न ही नहीं है, लग गए क्या, जीएसटी है ना, कब लग गए, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ। डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, हाँ ना, भले रिडीम हुआ या ना हुआ उसका कंसर्न नहीं है, 2000 पर टैक्स आज ही लग जाएगा बच्चों, बोले यस सर। बट आपको वाउचर मिला है किसका, बिग बाजार का बेटा, सुपरमार्केट का, स्मार्ट बाजार का बेटा, कि नेक्स्ट मंथ में शॉपिंग करने आओगे तो 2000 का कुछ भी आप खरीद लेना बिग बाजार से, आपको हम 2000 रुपए कम कर देंगे बेटा, हाँ ना, ये 2000 नहीं लेंगे आपसे, हम फ्री में गुड्स दे देंगे। अब सर आपकी इच्छा वो खरीद सकते हो बेटा, बिग बाजार में क्या मिलता है बेटा, बहुत सारी चीजें मिलती है सर, क्लियर। अब क्या वाउचर इश्यू करते वक्त ये पता है क्या कि आप उस वाउचर के थ्रू शर्ट खरीदोगे, चाय पत्ती खरीदोगे या घर के सामान खरीदोगे, पता नहीं क्या खरीदोगे, क्या पता है क्या आज? तो टैक्स लगा भी देंगे तो किस पे लगाएंगे बेटा, क्या रेट से टैक्स लगाऊंगा बताओ मुझे आप। सर हो सकता आपने भुजिया नमकीन खरीदी बेटा, हो सकता आपने बोतल परचेज करी बेटा पानी की, हाँ है ना भाई, हो सकता आपने कोई और बोतल परचेज करी बेटा कोल्ड ड्रिंक की बेटा, हाँ है ना सर, बाकी बोतल जो आप सोच रहे हो देखो बिग बाजार में नहीं मिलता, मतलब इनको ये सब पता है इनको ये आती कि जीएसटी नहीं लगता उसमें बेटा। सर सुनना पॉइंट ये मेरा आपसे, सो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, सप्लाई इज, तो आपको पता ही नहीं कि सर वाउचर इश्यू कर दो सप्लाई क्या होगा, इसलिए ऐसे केस में जब वाउचर आप रिडीम कराओगे, जब कस्टमर आके रिडीम कराएगा वाउचर, उस दिन जो उसने रिडीम कराया है वो गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा बेटा, हाँ है ना भाई। और कब माना जाएगा, जब वाउचर रिडीम हुआ तब माना जाएगा बेटा, हाँ है ना भाई, डन, क्लियर, पक्का, डन। ये था सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4, वापस से बोल देता बेटा मैं, और ये दोनों एग्जाम्पल मैंने बुक में भी दे रखे बेटा आपको। सर सुनना बात को ध्यान से सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, इन केस अगर गुड्स सप्लाई के थ्रू वाउचर्स और कूपन्स, तो ऐसे केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब आपने वाउचर इश्यू किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो सब जब वाउचर आप रिडीम कराओगे तब टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। आइडेंटिफाइबल अगर है सप्लाई तो जब वाउचर इश्यू किया तभी लग गया बेटा जीएसटी, भले आपने कस्टमर ने वाउचर रिडीम कराया या ना कराया कोई कंसर्न नहीं है। पर अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब रिडीम कराएगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, रिडीम नहीं कराया तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आया बेटा, क्लियर। ओके सर ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, रेसिडुअल प्रोविजन। इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल यूजिंग सबसेक्शन 2, 3 और 4, सबसेक्शन 2, 3 और 4 से अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो सबसेक्शन 5 रेफर करेंगे। और सबसेक्शन 5 रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या, अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट है, क्या बोला सर रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न है ना बेटा, जीएसटी रिटर्न। सर ध्यान देना बेटा, वेरी गुड सर, ऑब्वियसली जीएसटी पढ़ा तो जीएसटी की बात कर रहे हैं बेटा। सर अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, क्या बोला सर, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। इफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड देन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर
इन एनी अदर केस, मतलब रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सप्लायर जो बिल्कुल ही चोर है बेटा, जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है बेटा, और मान लो जीएसटी विंग वाले ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन किया मेरे यहां पे आके, वो पता पड़ा भाई साहब बिल्कुल ही चोर है, बहुत भारी वाले चोर है बेटा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा जीएसटी के अंदर, तो सर ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, डेट ऑफ मेकिंग मतलब जब आपने मेरे से रिकवरी करी होगी, जब मैंने टैक्स आपको पे किया, वही दिन क्या मान लेंगे भाई, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? आई रिपीट, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, रेसिडुअल प्रोविजन सबसेक्शन 2, 3, 4 से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, सबसेक्शन 5 बहुत रेयर केस में काम आता है बेटा ये। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इफ द पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, तो ऐसे केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड इन केस अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं आता तो इन एनी अदर केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, डन। ये था सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन नंबर 5 खत्म होता है। अब एक लास्ट पॉइंट बचाया गया, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 6। पता है आपको, पता है एक बात, मुझे ये पता है कि आपको क्या पता है बेटा, पर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या पता है बेटा, पर मैं जब आपको बताऊंगा कि आपको ये पता है तो आपको समझ में आएगा कि आपको पता है बेटा। पता है आपको क्या पता है? अगर सप्लायर ने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, सर, या लेट पेमेंट फी या पेनल्टी, लेट पेमेंट चार्जेस, कुछ भी नाम से अगर चार्जेस डिलेड पेमेंट चार्जेस के नाम से अलग से रिकवरी किया है, तो दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ है ना, कल वो डेल डिटर्जेंट वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था बेटा, हाँ है ना भाई, तब रेफर किया था मैंने सेक्शन में 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी, जहां लिखा है क्या, अगर आपने कस्टमर से फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर आपने ओवर एंड अबाउट द प्राइस, क्या बोला सर, इंटरेस्ट भी रिकवरी किया है, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी या किसी भी नाम से आपने ओवर एंड अबाउट द प्राइस, सर उससे कुछ इस तरह का चार्जेस रिकवरी किया है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, तो उस इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 ने बोला बेटा, कि जिस दिन वो लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस रिसीव होगा, उस दिन उस इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, इंटरेस्ट वाले पोर्शन बेटा। हाँ है ना भाई। अच्छा पता है, पहले सर्विस टैक्स एक्साइज वेट जब हुआ करता था बेटा, तब इस पे जीएसटी, इस पे सर्विस टैक्स एक्साइज नहीं लगता था बेटा, जीएसटी में पहली बार लेके आया बेटा इसको, तो बोला कोई बात नहीं, पैसा आया तो टैक्स पे करना, नहीं है तो मत पे करना, प्यार मोहब्बत से लगा, इसलिए तो सबसेक्शन 6 देख लो बेटा, रेसिडुअल प्रोविजन के बाद में सबसेक्शन 6 है बेटा। जीएसटी का जब ड्राफ्ट लो आया था फर्स्ट, उसमें ही नहीं था बेटा, जब फाइनल ड्राफ्ट लो आया तब सबसेक्शन 6 इंसर्ट किया धीरे से लास्ट में। और पता है क्या बोला, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का आपको सप्लाई किया कोई गुड्स, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है बेटा, 2 मंथ्स का, 2 महीने का उधार है भाई, पर मैंने बोल दिया आपको कि 2 महीने में पे नहीं किया तो थर्ड मंथ से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट, ये ब्ला 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 रेट से लग जाएगा, या लेट पेमेंट फी लग जाएगा, या डिलेड पेमेंट चार्ज लग जाएगा, जो भी मैंने लिखा बेटा लिख दिया, क्लियर। और आप मान लो पेमेंट करने में लेट हो गए, एंड एज एग्रीड हमने आपसे क्या चार्ज कर लिया बेटा, इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट चार्जेस चार्ज कर लिए, मान लो 50,000 वाज द इंटरेस्ट। अच्छा मैं इंटरेस्ट बोल दूं ना बेटा, तो इंटरेस्ट मतलब डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी सब आ गया बेटा, है ना बेटा, ओके। 50,000 मैंने आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया भाई साहब, ओ भाई, तो 50,000 विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा, तो एक तरह से जो जीएसटी लगेगा वो 10 लाख प्लस 50,000 लगेगा बेटा, हाँ है ना। फॉर दैट 10 लाख, फॉर दैट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 12/2, वेरी गुड, जब मैंने इनवॉइस इश्यू किया था वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा 12/2 के हिसाब से, वो 10 लाख पे बेटा, पर 50,000 पे बेटा, जिस दिन वो 50,000 रिसीव होगा, जिस दिन वो 50,000 में को रिसीव होगा, दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट 50,000। हाँ है ना भाई। अब सर मैंने आपको कोई गुड सप्लाई किया सर, अब कस्टमर क्या बोलता है, वो 4 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, मैंने कहा 50,000 लेट पेमेंट फी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, उसने बोला ठीक है तू जा घर पे, ये 10 लाख भी नहीं दे रहा, जा चल जो करना है कर ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैंने कहा अरे नहीं चाहिए 50,000 बस, बोला अब आया लाइन पे ले 10 लाख रुपए चल निकल। तो सर
उसने अगर मेरे को 50,000 दिया ही नहीं तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा सर? आएगा ही नहीं। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि भाई साहब आप 50,000 पे टैक्स तो लगा रहे हो, कस्टमर नहीं देगा तो गवर्नमेंट टैक्स पे मत करना सर आप हमको। हाँ है ना, मतलब प्यार मोहब्बत से टैक्स लगाया इन्होंने सर। कस्टमर दे तो टैक्स पे करना, कस्टमर नहीं दे तो मत पे करना, बस। क्योंकि पहले इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं था, पहली बार लगाया टैक्स इन्होंने बेटा। हाँ है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 लगा के कि वो इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे, डिलेड पेमेंट चार्जेस वाले पोर्शन पे, लेट पेमेंट फी वाले पोर्शन पे सर टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जब वो डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी या इंटरेस्ट रिसीव होगा। 50,000 पूरा रिसीव हो जाए, जब रिसीव हो जाए तब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। नहीं रिसीव हुआ टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। 10,000 आया मान लो, उसने बोला इंटरेस्ट 50,000 नहीं 10,000 दे रहा, ठीक है 10,000 जो दिया है उसी पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा बेटा। बोलो यस सर, क्लियर, डन। समझ में आ रहा है कि जा रहा? खत्म क्या? सेक्शन 12 खत्म होता है अब। अच्छा ये समझ में आना बेटा कि 10 लाख के लिए टाइम ऑफ सप्लाई तो सेक्शन 12(2) से निकलेगा बेटा, और 50,000 जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन था उसके लिए 12(6) से निकलेगा बेटा। हाँ है ना भाई, इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है। अब ये पूरा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स खत्म होता है। अब आई होप समझ में आया बच्चों आपको। पक्का कोई टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था बेटा, छोटा सा सेक्शन था बेटा ये। क्लियर? आई थिंक पूरा समझ में आया बेटा, विथ एग्जांपल मैंने हर एक पॉइंट को समझाया बच्चों आपको। हाँ है ना भाई, आप कहे तो एक बार सेक्शन नंबर 12 पूरा रिवाइज कर दो बेटा। ओके ध्यान देना बेटा, 2 मिनट लगेंगे सर। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? गुड्स के केस में, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा सर? सॉरी, गुड्स के केस में लायबिलिटी टू पे टैक्स कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? इन फॉलोइंग सबसेक्शन में पता पड़ेगा बेटा। सबसेक्शन 2 जहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, वहां बोला क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट जब तक आपको इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, इस पर सेक्शन 12, इस पर सेक्शन 31 बेटा। हाँ है ना भाई, और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 ने बोल दिया क्या? एडवांस रिसीव हो रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 12(2) के लिए बेटा, तो उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर सर? 12(3) बोलता है क्या? जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के, और जहां जहां रिवर्स चार्ज लगेगा वहां रेसिपिएंट के टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लीस्ट। पर अगर इन तीनों से टाइम सप्लाई नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में जिस दिन आपने रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, जब वो खर्चा रिकॉर्ड किया, वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा आपने मुझे पेमेंट क्या कब मानेंगे बेटा सर? या तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी रिगार्डिंग पेमेंट, या एक्चुअल डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। सर 12(4) बोलता है क्या? वाउचर्स और कूपन के केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब आपने वाउचर इश्यू किया वो टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब आपने वाउचर रिडीम किया दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12(5) बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन, अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो सर रिटर्न फाइल करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द, और इन एनी अदर केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 12(6) बोलता है क्या? डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, इंटरेस्ट वगैरह के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जब वो अमाउंट, भारत माता की जय। समझे आप मेरी बात? क्लियर, डन। फर्स्ट टाइम जब टॉपिक को पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक को, उसको इतना शिद्दत से पढ़ो सर कि उसका रिवीजन अपने आप हो जाए सर। पता है री रीडिंग और रिवीजन में फर्क होता है। रीडिंग इज फ्रॉम आईज, विजन इज फ्रॉम माइंड। विजन होगा तो रिवीजन होगा ना, इसलिए हर टॉपिक का विजन होना आपका बहुत जरूरी है सर। क्लियर? आप समझना, वो 1.5 डे जो आपको मिलता है रिवीजन के लिए मिलता है। क्लियर सर? और 1.5 डे में पॉसिबल है अगर आप ढंग से विजन बनाते हो हर टॉपिक का, तो सर रिवीजन क्यों ना होगा, आराम से होगा बच्चों। क्लियर मालिक? ये सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म होता है। अब आया समझ में सर पूरा? आइए सर सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर ये पढ़ने से पहले मेरे को एक पॉइंट आपको समझाना, जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, छोटा सा मिस्टेक करते हैं। सर हमने पढ़ा है क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस, याद आया क्या? कौन सा डे बेटा? 31st डे। ए होशियारी,
ये 31st डे काउंट कैसे करते हैं बेटा? सर देखना ध्यान से, स्क्रीन पे देखना मंगेश भैया, ये 31st डे कैसे काउंट करते हैं मालिक? मान लो 14 फेब को आपने या मैं सप्लायर था, आप रेसिपिएंट थे बेटा, इनवॉइस इश्यू किया बेटा, हाँ है ना मालिक? यहां से 31st डे काउंट करना। मान लो ये लीप ईयर नहीं है बेटा, नॉर्मल 28 डेज का फरवरी बेटा, ओके। 31st डे कैसे काउंट करते हैं बच्चों? यहां हल्का सा छोटा सा गलती हो जाता है बेटा अपने से, वो मैं आपको समझा रहा हूं, गलती नहीं हो कभी भी बेटा, एक दिन का पूरा होगा बेटा। चलो चलो मेरे को तो ये बताओ, 16 फरवरी को कितने दिन हो गए? 2 दिन या 3 दिन? 14 को इंक्लूड करना कि नहीं करना? वेरी गुड सर, क्लियर, बस वेरी गुड सर। आज मुझे बता, सिंपल, अच्छा बहुत ये जेन्युइन गलती है सर, बहुत सारे बच्चों से होती है सर, क्लियर। अच्छा ध्यान देना, डाउट सिली डाउट हो, मिस्टेक हो या बड़ी मिस्टेक हो, मार्क्स तो नहीं मिलेंगे बेटा अपने को, क्लियर। सो वी शुड बी केयरफुल फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके। ध्यान देना बेटा, इधर इधर अगर आपको प्रोविजन याद है, 31st डे गलत लिख के आ गया, तारीख गलत लिख के आ गया बेटा, 15 होना था आपने 16 लिख दिया बेटा, खत्म खेल, क्लियर, ओके। एक मिनट, तो सर 31st डे कब खत्म? अच्छा 2 दिन कैसे हुए बेटा? 14 फेब से 15 फरवरी कितने दिन हुए बेटा? आप किसी से 14 फेब को मिले बेटा, नेक्स्ट डे 15 को वापस मिल रहे हो, तो क्या बोलोगे? परसों मिले थे, कल मिले थे, कल और आज में कितने दिन हुए बेटा? तो कैसे काउंट किया बेटा? बस जैसे काउंट किया ना वैसे काउंट करते बेटा। अब क्या रट लेते बेटा वो कि 14 को इंक्लूड नहीं करना है, 15 को इंक्लूड करना है। अरे यार लॉजिकल सोचो ना यार, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गलती होगी बेटा अपने से वहां पे, क्लियर। सर आप रटो मत कोई भी चीज को सर, मगअप मत करो, आप लॉजिकल सोचिए ना चीजों को सर। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, वहां ये बात बोलोगे कि इसको इंक्लूड नहीं करते, इसको इंक्लूड करते। अरे यार कल और आज में कितने दिन हुए? एक दिन ना यार, बात खत्म सर, क्लियर। तो 15 को हुआ एक दिन, 16 को हुआ 2 दिन। चलिए सर, तो 31st डे कैसे काउंट होगा? तो सिंपली क्या करो सर, बहुत इजी कैलकुलेशन करने के लिए, फरवरी महीने में कितना दिन है तो है सर? 28 माइनस 14 करो सर। 14 कैसे काउंट किया? ये 14 को काउंट करने का नहीं बेटा, क्लियर। कितना बचे बेटा? 14 डेज हो गए फरवरी के, टोटल कितना होने चाहिए सर? 31। तो 31 माइनस 14 करो, कितना बचा बेटा? ये 17 मार्च इज द 31st डे बेटा, बात खत्म सर, क्लियर। 17 मार्च इज द 31st डे, हाँ है ना मालिक? क्लियर। ध्यान देना बच्चों, कई बार गलती होती है, छोटी सी गलती होती है बेटा, आप गलती से 16 मार्च लिख के आ गए बेटा। अब प्रोविजंस आपने इतनी मेहनत करी बेटा, आप दिन रात एक करते हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही मुझे भी पता है, आपको भी पता है बेटा, क्लियर। और सर वहां छोटी सी मिस्टेक करके आ गया एग्जाम में, तो बहुत दिल दुखता है बेटा। अच्छा क्वेश्चन आता ही नहीं है बेटा, तो दिल नहीं दुखता है बेटा। सर आता ही नहीं है, बात खत्म। आता है पर छोटा सा मिस्टेक करके आया तो मामला गड़बड़ हो जाता सर, हाँ है ना भाई? सर आइए सर, ये था मैंने छोटा सा पॉइंट बताया आपको, कोई खास बात नहीं थी सर, ओके सर। आइए सेक्शन में 13 की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 सेक्शन में 13 इज रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मंगेश भाई देना इधर, ध्यान इधर पूरा मेरे सर। सेक्शन नंबर 13 मस्त सेक्शन है सर, मजा आएगा इसके अंदर सर, शानदार सेक्शन नंबर। हाँ माहौल एकदम जबरदस्त शानदार, बस सर। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 1। एक मिनट। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 अगेन लिंक करता है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज विल अराइज व्हेन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी देयर। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो फॉलोइंग सबसेक्शन बताएंगे। रिगार्डिंग सर्विसेज बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा, हाँ है ना भाई? और हाँ ए होशियारी, सर्विसेज में तो 2011 से चल रहा है क्या? Whichever is earlier, हाँ है ना सर? ओके सर, अब इस थीम के साथ आगे बढ़ेंगे सर, मजा आएगा सर आपको। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? इन केस ऑफ सर्विसेज, क्या बोला सर? टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। ये मजेदार सेक्शन है सर, मजा आएगा सर आपको। एक मिनट इधर ध्यान। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the time of supply।
मतलब सर्विसेज के लिए आपने जब इनवॉइस इश्यू किया होगा वो दिन, या जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गया, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गया कब पता पड़ेगा सर? किस दिन मानेंगे सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गया? जिस दिन उसने एंट्री पास करी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट। बेटा, जब रेसिपिएंट की बात करें तो डेबिट इन द बैंक अकाउंट, रेसिपिएंट सप्लायर के लिए बात करेंगे तो क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। ओके सर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब मानेंगे बेटा? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। एक मिनट, ये तो क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बोला मालिक? और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मान लो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, और मुझे पता है कस्टमर जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट करेगा साहब, हाँ है ना? तो मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा फिर सर? डेट ऑफ इश्यू ऑफ और रिसीट ऑफ पेमेंट। पेमेंट तो आ ही नहीं रहा सर, पेमेंट तो आएगा कब? आफ्टर 3-4 मंथ्स। तो अभी अगर मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। मतलब इनवॉइस इश्यू करते ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, हाँ है ना? एक काम करने का, क्या करने का? इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं। कब इश्यू करने का बेटा? जब पेमेंट आएगा उस दिन इनवॉइस इश्यू करने का। नाउ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एवरीथिंग इज अर्लियर बेटा। तो जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आया था ना सर 2011 में बेटा, तब लोगों ने दिमाग लगाया बेटा, क्योंकि सर पहली बार क्या हुआ था सर? सर्विस टैक्स को एक्रूअल बेस पे करा था, याद है बेटा? तब तक तो क्या था? रिसीट ऑफ पेमेंट। पहले क्या था? पेमेंट बेस पे था बेटा सर्विस टैक्स। क्लियर? पहली बार 2011 में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर किया। तो लोगों ने दिमाग क्या लगाया? एक काम करने का, अपने बिल कब इश्यू करने का बेटा? जब पेमेंट आएगा तभी इश्यू करने का। सर विच एवर इज अर्लियर, एवरीथिंग इज अर्लियर, वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, बात खत्म बेटा, हाँ है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? तुम हिंदुस्तानी लोग, हम हिंदुस्तानी सरकार, और बोलते दिमाग खराब मत करना। और वहां एक प्रोवाइजो ऐड किया था सर, जो यहां कंटिन्यू हुआ बेटा। और क्या बोला? अगर एज पर सेक्शन नंबर 31 जो इनवॉइस इश्यू करने की टाइम लिमिट दे रखी वहां पर, उस इनवॉइस इश्यू करने की टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, अच्छा हल्के में मत लेना, मेरी बात समझना बेटा। सर प्लीज गुड्स को भी साइड में छोड़ दो, सर्विसेज पे आ जाओ बच्चों। सर यहां थोड़ा समझ आ जाने वाला है आपको। सर सर्विसेज के लिए क्या बोल दिया बेटा? प्रोविजन सेम है पर मजा अभी आएगा सर। सर क्या बोल दिया? अगर आपने इस पर सेक्शन 31 जो टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर आपने बिल इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर बिल इश्यू नहीं किया तो नहीं, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब जब सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस मान लो बेटा। भाई सर्विसेज प्रोवाइड करती कब मानेंगे बेटा? जब सर्विसेज कंप्लीट हो गई बेटा। क्लियर? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। अच्छा वहां पे क्या था सर? लास्ट है जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था बेटा, यहां पे ऐसा नहीं। यहां पे क्या लिखा बेटा? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना मालिक? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने बिल टाइम पे इश्यू नहीं किया तो मैं बताता हूं कंक्लूसिवली कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो बेटा? अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। एक मिनट, सर्विसेज में बिल कब इश्यू हो जाना चाहिए बेटा? What is the time limit to issue the invoice under services as per section 31? Sir, under services, invoice is required to be issued within 30 days. Invoice is required to be issued within 30 days from the date of provision of service. भाई 2 मिनट मजा आ जाएगा आपको, शानदार। मैं चाहता हूं आप केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं करें बेटा, मजा आ जाए जिंदगी में आपको सर। और मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा 15 मिनट बाद, 15 मिनट के अंदर अंदर कि सर क्या डिफरेंस होता है कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में और केवल बुक से केवल याद करने में। सर 2 मिनट रुकिए आप। सरकार सुनना, पॉइंट ये है मेरा आपसे, इन केस ऑफ सर्विसेज क्या बोला मालिक?
टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोला बेटा? टाइम पे बिल इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइस कब इश्यू करना होता बेटा? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बेटा हाँ है ना बेटा? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज का टाइम है सर। कितना दिन? बाकी नॉर्मल केस में 30 डेज। तो जब तक इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी का नाम नहीं आ जाए तब तक क्या बोलेंगे बेटा आप? 30 डेज। क्लियर? और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो मतलब नॉर्मल 30 डेज मानेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक है, अभी हम 30 डेज को लेके ही चल रहे बेटा बात को। ओके, मतलब ये हो गया कि सर्विस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपने बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ या ना? ओके, अब सर देखना ध्यान से स्क्रीन पे, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं बच्चों आप। मैं चाहता हूं आप और हम मिलके हर केस को सॉल्व करें बच्चा। चलेगा? चलेगा? प्रोविजन मैंने पढ़ा दिया आपको बेटा। हाँ, रिमोट आपके पास ही बेटा, मेरे पास नहीं है। बंद मत करो, बंद मत करो। हाँ, कुछ देख लो आप। ओके ओके, फैन का स्पीड कम कर दो बेटा। ओके ओके, होशियारी होशियारी, इधर ध्यान। ओ भाई, सर सर, ओ सर, ये क्या लिखा है मैंने? चलो चलो, थोड़ा सा लास्ट वालों को नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा बड़ा लिख देते सर। चलो इधर ओके ओके ओके, ओके सर, देखना ध्यान से। ए होशियारी सर, सर मस्त केस बनाऊंगा शानदार आपके लिए सर। ओके 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 ओके, बस अपने इमोशंस को काबू रखो बेटा अपने। सर 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 सर, ओके ओके सर सर। अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए बेटा आपको? अभी नहीं दे रहा बेटा। अच्छा, ये एग्जाम्पल मस्त बना दूंगा, आपको लगेगा ब्रेक दिया सर आपने वैसे भी। ओके ओके ओके, अच्छा ये एग्जाम्पल समझ दो फिर ब्रेक लेना बेटा, ठीक है? केस नंबर 1, केस नंबर 1 मान लो। वेरी गुड सर। सर ये लिखा है फर्स्ट क्या? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या सप्लाई हो गया बेटा, एक ही बात है सर। या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस समझ लेना बेटा। फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और आंसर क्या? टाइम ऑफ सप्लाई निकालना आपको बेटा। हाँ है ना भाई? इन 3 इवेंट पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई बच्चों। हाँ है ना सर? सर्विसेज की बात कर रहा हूं, गुड्स की बात तो मैं कर चुका आपसे बेटा। ओके, मान लो सर, क्या नाम? नहीं नहीं, हाँ साईनाथ। मान लो सर, सर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किस स्वर्ग में तो नहीं आ गया।
सारे भगवान भगवान मिल रहे हैं मेरे को सर। सर सुनना, मतलब मेरे को स्वर्ग में आने का दिक्कत नहीं है बेटा, बस मेरे को लग रहा है मैं मर गया, मतलब इसका मतलब सर। गप्पी सर। सुनाओ होशियारी। केस नंबर 1, मान लो साईनाथ भाई आपकी कोई सर्विसेज कंप्लीट होगी कब बेटा? 14 फेब को बेटा। 14 फेब को आपकी सर्विसेज कंप्लीट। ए होशियारी, सेम डे बिल इश्यू कर दिया। अच्छा आप इससे आगे मत बढ़ना बेटा, है ना? सर और पार्टी भाग गई बेटा। मान लो पेमेंट आया कब? 28 मार्च को बेटा। होशियारी, इधर ध्यान, इधर ध्यान। 14 फेब को आपने सर्विसेज कंप्लीट करी, इनवॉइस कब इशू किया? 14 फेब को। सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 28 मार्च बेटा। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? सबसे पहले क्या चेक किया आपने बेटा? देखो कितना ही इजी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हमेशा पहले चेक करो क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज इश्यू हुआ है क्या? सेम डे बिल इश्यू हो गया मतलब विद इन 30 डेज इश्यू हो गया बेटा, हाँ है ना? देखो पहले चेक करो कि कंप्लीशन के 30 दिन में बिल इश्यू हुआ है क्या। इफ योर आंसर इज यस तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हाँ है ना सर? तो 14 फेब और 28 मार्च विच एवर चलिए बेटा 14 फेब। बच्चों ध्यान देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना बेटा, मुझे पता है आप गलती नहीं करोगे पर फिर भी जल्दी क्यों करे बना। केस नंबर 2, मान लो सर, हाँ अली अली सर, या अली सर, सब भगवान है सर। मेरे को ये फील नहीं आता कि मैं सर स्वर्ग में आ गया हूं। सर अली भाई, हरि हरि राम, हरि प्रसाद, हरि प्रसाद सर, हरि भाई। सरकार आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट होगी कब? 14 फेब को बेटा। सर बिल कब इशू किया? 1 मार्च को। पार्टी सेम थी बेटा, पेमेंट कब किया बेटा? 20 मार्च को पेमेंट किया बेटा। सर 20 मार्च को पेमेंट हुआ सर। ओके 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 सर बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? अच्छा पहली बात क्या चेक किया आपने बेटा? यस, हमेशा अपनी स्टेप्स फॉलो करिएगा बेटा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देने का। वेरी गुड आंसर। पर हाँ, इनवॉइस विद इन 30 डेज इश्यू हो गया, इसलिए इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर इनवॉइस 1 मार्च, पेमेंट 28 मार्च, so 1 March is the time of supply. Case number 3. कृष्णा? नहीं नहीं नहीं, ओम, मतलब भगवान ही भगवान सर। ओम भाई आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट होगी कब? 14th फेब। पर तेरी दीवानगी में ऐसे हुए दीवाने हैं, तेरी दीवानगी में ऐसे हुए दीवाने, ना रहा होश ना रहा चैन, बिल इशू को नहीं भूल गया। सर जब मार्च एंड हुआ तब याद आ रहा है बिल इशू करना था, 31 मार्च को इसने बिल इशू किया, पर पार्टी ईमानदार थी, पार्टी पेमेंट करके गई कब? 28 मार्च। नहीं सेम नहीं थी बेटा सर। सर पॉइंट ये कि पार्टी ने एडवांस पेमेंट कर दिया, आपने बिल इशू नहीं किया फिर भी बेटा। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? मैंने क्या बोला बेटा? सबसे पहले अपनी स्टेप्स फॉलो करिए बेटा, सबसे पहले अपनी स्टेप्स फॉलो करिए, जल्दबाजी नहीं करने का बेटा। क्लियर? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली। सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये है, बताओ बताओ क्या विद इन 30 डेज बिल इशू हुआ है क्या? आंसर इज नो। क्लियर? जब 30 दिन में बिल इशू नहीं हुआ तो ऐसे केस में क्या देखते हैं बेटा हम? कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर चलिए बेटा, कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर चलिए बेटा
14 Feb. So 14 Feb is the time of supply. है ना मालिक? Okay. Sir, case number 4. सर सर हाँ, हरि प्रसाद जी के पास में हाँ हर्ष वाह पहला कोई इंसान मिला स्वर्ग में सर इसलिए खुश है बेटा हर्ष सर क्या क्या नर्क पहुंच गया बे ओ मैंने आप लोगों को पढ़ा इसलिए नर्क पहुंचा मैं सर सुनना मान लो आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट कब बेटा 14 फेब ये इतनी खुशी सर बिल कब इश्यू किया सर मान लो आपने बिल इश्यू किया कब बेटा 10 मार्च को क्लियर सर चलो चेंज करते हैं 15 मार्च को बेटा क्लियर सर पार्टी ने पेमेंट कब किया बेटा 1 जनवरी को बुकिंग कराया था बेटा पार्टी ने एडवांस पेमेंट बेटा हाँ है ना नाउ यू टेल मी टाइम सप्लाई क्या बेटा पहले इनवॉइस 30 दिन में इशू हुआ है क्या ये 30 डेज कैसे काउंट करेंगे सर आप सर 14 फरवरी से 30 दिन काउंट करना है बेटा आपको तो पहली बात तो 14 गया बेटा 28 डेज है मान लो लीप ईयर नहीं है तो सर 14 डेज तो हो गए फरवरी के 16 डेज हो गए किसके तो 30 दिन कब एक्सपायर होंगे 16 मार्च को क्या 16 मार्च उससे पहले बिल इश्यू किया गया यस सर 15 मार्च को इश्यू हो गया मतलब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एंड पेमेंट वाज अर्लियर सो एडवांस पेमेंट जब आया तब टाइम ऑफ सप्लाई हो गया हाँ है ना मालिक ठीक सर केस नंबर 5 सर हर्ष के पास कुणाल भाई सर सही में नरक में पहुंच गया सर सर आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट कब बेटा 14 फेब को बिल कब इश्यू किया बेटा आपने 1 मार्च को क्लियर अब सुनना सर इसने तो बहुत लंबा हाथ मारा 10 करोड़ का बिल इश्यू किया 10 करोड़ का बिल इश्यू किया बेटा इसने पेमेंट कब किया सुनना बच्चा ध्यान से सर 1 जनवरी को एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ कितना 2 करोड़ क्लियर रिमेनिंग पेमेंट 20 मार्च रिमेनिंग 8 करोड़ बेटा हाँ जी सर बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है सबसे पहले क्या चेक किया हाँ ये चेक करो हमेशा बेटा आगे देखो मत सर आप क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज इश्यू हुआ है क्या यस तो सर डेट ऑफ कंप्लीशन भूल जाइए बेटा आप क्लियर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अब सर हम क्या करेंगे सर 1 मार्च और 1 जनवरी विच एवर इज अर्लियर बेटा 1 जनवरी बट 1 जनवरी अर्लियर है बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 CR सो 1 ऑफ जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 2 CR रिमेनिंग अमाउंट के लिए बेटा सर रिमेनिंग 8 करोड़ के लिए देखिएगा हम सर अब 1 ऑफ मार्च और 20th मार्च विच एवर इज अर्लियर बेटा 1 ऑफ मार्च सो 1 ऑफ मार्च विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिमेनिंग 8 करोड़ क्लियर डन तो एडवांस अगर पेमेंट आता है तो टू द एक्सटेंट अमाउंट रिसीव्ड लायबिलिटी आएगी बेटा हाँ है ना भाई ओके सर केस नंबर 6 मान लो 14 फेब को सर क्या नाम ध्रुव सर आपकी भी सर्विसेज कंप्लीट हाँ है ना भाई बिल कब इश्यू किया बेटा आपने 1 मार्च को और पार्टी भाग गई बेटा बैड डेप्ट यस सर बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है पैसा आया ही नहीं सर देखो पहली बात तो ये आपको सबसे पहले क्या चेक करना है 30 डेज देखो बेटा आप 30 डेज में बिल इशू हुआ है यस इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सर ऑब्वियसली पेमेंट आया ही नहीं है तो इनवॉइस इज अर्लियर सो 1 मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कस्टमर ने पेमेंट किया या नहीं किया वी डोंट केयर टाइम ऑफ सप्लाई आ गया जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा पर पे करना पड़ेगा बेटा हाँ है ना भाई क्लियर डन टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया सर
क्लियर? ओके सर, ये सारे केसेस इन एग्जांपल में मैंने लगभग सारे केस कवर कर लिए जो प्रोबेबल बन सकते हैं लाइफ में बेटा। ओके सर, अगर आपने ये सारे एग्जांपल देख लिए तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत नहीं होगा सर। सारे क्वेश्चन आपके, अगर आप 14 फेब की तरफ ध्यान देते रहे बेटा तो सर मतलब अगर आपने यहां तक पढ़ लिया तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व, पर अगली बात सुन ली तो यू विल बी ए कंसल्टेंट। अब देखते क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट सर, आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। अब आप ये केसेस जो बनाए उसको देखिए ध्यान से। अब आप सर फर्स्ट केस देखना बेटा, जो हमारा साइराइज भाई का था। 14 फेब को इसने इनवॉइस सर्विस कंप्लीट हुई बेटा। अच्छा, सारे केस में 14 फेब बेटा। अब मैंने अलग अलग केस बनाया बेटा। अब 14 फेब को आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, सेम डे आपने बिल इश्यू कर दिया। हाँ है ना भाई? पेमेंट आपको पता है 20 मार्च से उससे पहले नहीं आने वाला बेटा। पेमेंट आपको पता है अगले महीने में ही आने वाला बेटा। आपने बिल कब इश्यू किया बेटा? फरवरी में इश्यू कर दिया बेटा। फरवरी में इश्यू कर दिया। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है बेटा? 14 फेब। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई अगर 14 फेब आया, इसका मतलब लायबिलिटी फरवरी महीने में आ गई, जो आपको फरवरी महीने का रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना? यही अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनवॉइस इश्यू करने के लिए वक्त कितना है? 30 दिन का बेटा। अब आपको पता है कि पेमेंट तो 20 मार्च को ही आने वाला है। अगर थोड़ा दिमाग लगा कि आप बिल अगर मार्च में इश्यू कर देते हैं, क्लियर, तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है बेटा आपका? 1 मार्च टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है सर? मार्च महीने की लायबिलिटी में ऐड होगा। मार्च महीने की लायबिलिटी आप अप्रैल महीने में पे करेंगे, तब टैक्स पे करना। एक महीने का वर्किंग कैपिटल अरेंज हो गया बेटा आपका। क्लियर? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की प्लानिंग आप क्लाइंट को बता सकते हो बेटा। अपना बिलिंग साइकिल इस तरह का कर दो कि अगले महीने की सर फर्स्ट वीक में आप बिल इश्यू कर दो, पर ऐसा पता पड़ा अगले महीने बिल इश्यू करने के चक्कर में बिल इश्यू करना ही भूल गए बेटा। 30 दिन निकल गए तो सर रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ गई बेटा आपकी। अगर 30 दिन इंतजार करने के चक्कर में 30 दिन निकल गए तो रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से लायबिलिटी आएगी बेटा आपकी। हाँ है ना भाई? तो उसका भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। हाँ है ना? अच्छा, ये प्लानिंग गुड्स के केस में पॉसिबल नहीं थी। क्यों? कि गुड्स के केस में तो सेम डे बिल इश्यू होता है बेटा। वहां 30 डेज का आपको सर गैप नहीं मिलता है आपको। यहां 30 डेज का स्कोप है, आप 30 दिन के अंदर बिल इश्यू कर सकते हो बच्चों। हाँ है ना भाई? तो सर आपकी प्लानिंग इस तरह से रखो कि आपको पता है कि कस्टमर पेमेंट बाद में देने वाला। अच्छा, कस्टमर पेमेंट अगर एडवांस कर रहा है बेटा, सॉरी, अगर कस्टमर पेमेंट एडवांस कर रहा है तो भले सेम डे बिल इश्यू करो, नेक्स्ट डे इश्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। जब एडवांस आएगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का प्लानिंग आप कस्टमर को, क्लाइंट को दे सकते हो, आप अपने लिए कर सकते हो बेटा, अगर आपका सर्विसेज का मैटर है तो बेटा, क्योंकि यहाँ 30 दिन का वक्त मिलता है बेटा आपको। हाँ है ना सर? कई सारे क्लाइंट्स को कई सारे केसेस में हमने एडवाइस किया है कि आपके बिलिंग साइकिल इस तरह से करिए। अगर आपका क्लाइंट बाद में ही पेमेंट करने वाला पता है आपको, क्लियर, तो आपका बिलिंग साइकिल इस तरह से कर लीजिए कि वो 30 दिन के अंदर आपका बिल इश्यू हो जाए, पर नेक्स्ट मंथ इश्यू हो जाए तो आपका एक महीने का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगा बेटा। जो टैक्स की लायबिलिटी है जो फरवरी में आने वाली थी वो मार्च में आ जाएगी बच्चों। हाँ है ना भाई? सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, मंथ एंड जब होता है तब बिल इश्यू करते हैं बेटा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फरवरी महीने का बिल है बेटा, कब इश्यू किया बेटा? 28 फरवरी को बेटा। महीने के एंड में हिसाब किया, उसी दिन बिल इश्यू कर दिया बेटा। अब उसी दिन अगर बिल इश्यू किया तो सर अगेन देखिए आप, टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा बेटा? 28 फरवरी आ गया बेटा आपका। तो है ना? अब 28 फरवरी टाइम ऑफ सप्लाई आया या 14 फरवरी आया, क्या फर्क पड़ा बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा बेटा? क्योंकि फरवरी में लायबिलिटी आएगी बेटा आपकी। तो यही अगर एक दिन वेट कर लेते हैं आप लोग और अगले दिन 1 मार्च को अगर बिल इश्यू करते हैं तो वो 30 दिन के अंदर आप बिल इश्यू करो बेटा, पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई 1 महीना शिफ्ट हो जाता है बच्चों। हाँ या ना सर? क्लियर माहौल? सर समझ में आया कि नहीं आया सर? हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया या नहीं आया, पर सर जिंदगी में हमेशा काम आएगा सर। यस या नो सर? और यही अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 डेज देखिएगा बच्चों आप। हाँ है ना मालिक? डन, पॉइंट खत्म होता है। अब ये था आपका सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2। मजा आया कि नहीं आया सर? पक्का बच्चों? अच्छा, एडवांस का अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है तो जितना एडवांस रिसीव हो रहा है उसी पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा बेटा। टू दी एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, क्या बोला सर? टू दी एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। बट अगर एडवांस का पेमेंट जो आपको रिसीव हुआ है, क्या बोला मालिक? एडवांस का पेमेंट जो आपको रिसीव हुआ है वो अप टू ₹1000 है सर। कितना है सर?
अप टू ₹1000 है, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला सर? इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड इज अप टू ₹1000, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं। मतलब यह बोल दिया क्या 1000 रुपए तक का एडवांस अमाउंट अगर है तो आप टैक्स चाहे तो अभी पे करें एडवांस आते वक्त, या आप चाहे तो जब इनवॉइस इश्यू करेंगे तब टैक्स पे कर देना, हमें कोई चिंता नहीं है, आप अपने हिसाब से पे कर देना बेटा। हाँ है ना भाई? क्योंकि सर मान लो सर को टेलीफोन का बिल आया बेटा, टेलीकॉम कंपनी बेटा, उसने आपको बिल लिखा मान लो कितने का, ₹419 का बेटा, पोस्टपेड कनेक्शन था बेटा। क्लियर? आपने बोला नहीं मैं तो मेरा फेवरेट फिगर जो है 420 उतना ही टैक्स पे करूंगा, उतना ही फी पे करूंगा बेटा। अब आपने 420 रुपए पे किया, अब देखना बेटा अगर आप कुछ एडवांस कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हो तो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा बेटा आपका। तो आपने ₹1 एडवांस पे किया। अब सोचिए उस टेलीकॉम कंपनी के एंगल से बेटा, वो तो बेचारा मर गया, मतलब उस ₹1 के एडवांस पे अभी टैक्स पे करेगा वो, फिर अगले महीने में जब वो बिल इशू करेगा उसमें वो ₹1 एडजस्ट करेगा, हाँ है ना? और उसका जो बिल अमाउंट होगा उसमें ₹1 लेस करेगा, रिमेनिंग अमाउंट वो टैक्स लगा के देगा बेटा। कितना हेडेक आएगा उसको बेटा यार, हाँ है ना? क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइजो बाद में जब 2012 में आया था ना जीएसटी बेटा, सर्विस टैक्स नया नया बेटा, जब टाइम ऑफ सप्लाई नया नया आया था बेटा, जिसको पॉइंट ऑफ टैक्स रखा था बेटा, सर वहां बाद में प्रोवाइजो एड किया उन्होंने उस टाइम पे बेटा कि यार ये तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर बहुत हेडेक चालू हो जाएगी सर इंडस्ट्रीज वालों को। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां बोला क्या, अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000 तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अभी टैक्स पे करें, आप चाहे तो जब इनवॉइस इशू करेंगे तब टैक्स पे करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर, समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? डन। अच्छा, ये सब हेडेक गुड्स में नहीं आएगी, क्यों? कि गुड्स में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत है ही नहीं बेटा। क्लियर? पक्का? डन। अच्छा मान लो इनवॉइस इशू करना, क्या बोला सर? सर्विसेज में हमने पढ़ा क्या, इनवॉइस कब इशू करना होता बेटा? डेट ऑफ कंप्लीशन जब हुआ उसके 30 दिन के अंदर बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? पर अगर मान लो कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था बेटा, सर्विस चल रही थी और बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया बेटा, तो सर्विसेज कंप्लीट तो हुई नहीं बेटा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट टूट गया बेटा, टर्मिनेट हो गया बेटा। तो सर जिस दिन सर्विस टर्मिनेट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, उस दिन उससे पहले आपको बिल इशू करना पड़ेगा, वहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है बेटा आपको। क्लियर? तो उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा बच्चों आपका, और उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना सर? क्लियर? ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है। और हाँ, उसमें जो इनवॉइस इशू होगा वो कितना इशू होगा, टू द एक्सटेंट सर्विसेज हैव बीन कंप्लीटेड बेटा। 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 करोड़ का काम हुआ, 3 करोड़ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो 3 करोड़ का आपको बिल इशू करना पड़ेगा जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ तभी बेटा, हाँ है ना मालिक? सर ये क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। अब सर्विसेज के केस में एक और पॉइंट आता है कि इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, वो 30 डेज या 45 डेज तो हमने बात कर ली बेटा, पर अगर सर्विसेज आर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या बोला मालिक? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस कब इश्यू करना होगा? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस कब इश्यू करना होगा, उसके लिए बोल दिया क्या। अच्छा, पहली बात तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता क्या है? एनी सर्विस which is provided continuously or concurrently or recurrently for a continuous period exceeding 3 months. exceeding 3 months. सर देखना मंगेश भैया पूरा इधर, सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या बोला मालिक? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बेटा। Any service which is provided continuously or concurrently or recurrently for a continuous period exceeding 3 months is called continuous supply of service plus any other service जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। नोटिफाई कुछ किया नहीं बेटा, तो नॉर्मली जो 3 महीने एक्सीड करेगी, एनी सर्विस which is provided continuously or concurrently or recurrently exceeding 3 months is called continuous supply of service. Example, कंस्ट्रक्शन सर्विस, आलिया भट्ट का फ्लैट याद आया क्या बेटा? मोर देन 3 मंथ चल रहा है बेटा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा, रोड का कंस्ट्रक्शन बच्चों, और हाँ है ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेटा, वो तो गुड्स है बेटा। चलिए सर, सर्विसेज के केस में टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज चलती रहती बेटा कंटिन्यूअस। क्लियर? एनी सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड सर कॉन्करेंट ऑडिट, और हाँ है ना सर, बहुत सारे काम आप इस तरह की बात कर सकते हो। वेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वेयर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और कॉन्करेंटली फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ is called continuous supply of service। और अगर कोई सर्विस continuous supply of service है तो वहां इनवॉइस कब इश्यू करना है? क्वेश्चन क्या है, इनवॉइस कब इश्यू करना है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बेटा। ये तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस चली जा रही बेटा, सर्विस कंप्लीट तो हो ही नहीं रही सर, अब इसमें इनवॉइस कब इश्यू करेंगे?
उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 31 में बोला है क्या, इनवॉइस का भी इश्यू करना होशियारी। 3 केस होता है बेटा। अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है सर, जैसे टेलीकॉम कंपनीज में क्या होता है बेटा, पोस्टपेड कनेक्शन अगर है तो पता है ड्यू डेट फिक्स होती है अगले महीने की 20 तारीख फॉर एग्जांपल आपको पे करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना, होता है ना सर ऐसा, बिलिंग साइकिल फिक्स होती है बेटा उसकी। तो सर अगर पेमेंट करने का ड्यू डेट फिक्स है कि इस दिन रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर बेटा, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, तो उस दिन जो ड्यू डेट आ रहा है बेटा उस दिन या उससे पहले कभी भी आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई, कितने अमाउंट का जितना पेमेंट ड्यू हो रहा होता है अमाउंट के लिए बेटा। सेकंड, अगर ऐसा कोई पेमेंट ड्यू डेट फिक्स नहीं बेटा, पर कोई इवेंट फिक्स है कि ये इवेंट के होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर। एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेटा, सर होता ना परसेंटेज कंप्लीशन कि इतनी बिल्डिंग कंप्लीट तो इतना पेमेंट करना है, इतनी बिल्डिंग कंप्लीट तो इतना पेमेंट करना है, फिर इतना करना है, हाँ है ना भाई, क्लियर। मान लो 25%, अच्छा एडवांस पे करना है, मान लो बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए बेटा, फिर सर थर्ड फ्लोर बन गया तो आपका 15 लाख रुपए और ड्यू हो जाएगा, फिर इतना फ्लोर बन गया तो इतना और ड्यू हो जाएगा, फिर इतना हो गया तो इतना और ड्यू हो जाएगा, हाँ है ना भाई। तो सर मान लो जिस दिन 25% बिल्डिंग कंप्लीट उस दिन आपको 25 लाख रुपए पे करने हैं, जिस दिन 50% कंप्लीट तब आपको 50 लाख और देने बेटा, हाँ है ना भाई। तो जिस दिन वो इवेंट हो गया है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आई फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर बेटा, क्लियर, उस दिन या उससे पहले पहले उस सप्लायर को उतने अमाउंट का बिल इश्यू करना पड़ेगा बेटा। मतलब सर मान लो 25% बिल्डिंग कंप्लीट, क्या बोला सर, और एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर बेटा, हाँ है ना। जिस दिन 25% कंप्लीट उस दिन आपको मुझे 25 लाख रुपए देने बेटा, तो सर 25 लाख की सर्विस कंप्लीट हो गई मान लेंगे, और जिस दिन वो 25% बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है उस दिन या उससे पहले ही बिल इश्यू करना है। 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है बेटा, क्या बोला सर, 30 डेज का वक्त नहीं है। जिस दिन वो इवेंट हुआ है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, दैट डेट, उस दिन या उससे पहले पहले उस 25 लाख का पेमेंट आपको करना है, तो 25 लाख का मेरे को बिल इश्यू करना पड़ेगा बेटा आपको, बोले यस सर। जिस दिन 50% बिल्डिंग कंप्लीट, सर उस दिन 50 लाख आप मुझे पे करेंगे बेटा, तो उस दिन या उससे पहले पहले मेरे को 50 लाख का बिल आपको इश्यू करना पड़ेगा, हाँ है ना सर। तो सर जिस दिन वो इवेंट हो गया है जिसके होने पर रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो जितना पेमेंट आप मुझे करने वाले हो, जितना पेमेंट ड्यू हो रहा है आपके एंड पर, सर उतने अमाउंट के लिए सर मेरे को उस दिन या उससे पहले पहले बिल इश्यू करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई। केस नंबर 3, फर्स्ट केस क्या था बेटा, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स था बेटा। सेकंड केस ड्यू डेट फिक्स नहीं बेटा, कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पर आपका पेमेंट का लायबिलिटी आता है सप्लायर के लिए बेटा, क्लियर। और अगर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है सर, ना ड्यू डेट फिक्स है बेटा पेमेंट की, ना कोई इवेंट फिक्स है, तो जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, क्या बोला सर, तब तब उतने उतने अमाउंट पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, तब उतने उतने अमाउंट के लिए मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा बेटा, क्लियर। जिस दिन आप मुझे पे कर रहे हो उस दिन या उससे पहले पहले बेटा मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा बेटा, बोलो यस सर, क्लियर, डन। और हाँ ध्यान देना बेटा, यहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है बेटा, क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर ड्यू डेट कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस अगर है तो ये है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बेटा, और अगर इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर चल लिया, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट विचएवर चल लिया, और यहां 30 दिन का वक्त नहीं है बच्चों, हाँ है ना भाई। ओके सर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, तो जिस दिन ड्यू डेट आया है उस दिन या उससे पहले पहले बिल इश्यू करना है। कोई इवेंट फिक्स है जब आपकी लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, वो इवेंट जिस दिन हुआ जितने अमाउंट का आपका लायबिलिटी आया उतने अमाउंट का सर्विसेज क्या हो गया कंप्लीट, और उस दिन या उससे पहले पहले आपको उतने अमाउंट का बिल इश्यू करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई। एंड इन एनी अदर केस जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करता है तब तब उतने अमाउंट का बिल इश्यू करना पड़ेगा उस दिन या उससे पहले पहले बेटा, बोलो यस सर। यह 30 दिन का वक्त मत देख लेना बेटा, क्लियर। मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है इसका, जिसमें आप एक गलती करके आओगे जहां पे आपको लगेगा कि सर बुक में तो आंसर गलत दिख रहा है यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा याद करो इसमें 30 दिन का टाइम नहीं अप्लाई होता, फिर आप बोलोगे हाँ हाँ सर ओके ओके सर, फिर आप बोलोगे ओके हो गया सर, क्लियर। ऐसा आप क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा आप गलती करोगे और मुझे पूछोगे कल बेटा आप, क्लियर, डन। ये था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला पॉइंट, हाँ है ना सर, पक्का, डन। सर इन केस ऑफ सर्विसेज क्या बोला बेटा, इन केस ऑफ सर्विसेज सर इनवॉइस कब इश्यू करना होता है समझ में आया बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई का बता समझ में आया बेटा। ये था सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। सर वापस रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, 2 लाइन का प्रोविजन है सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्या बोला मालिक,
और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने सर्विस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर बिल इशू नहीं किया, या जो टाइम लिमिट दे रखा है इनवॉइस इशू करने का, उस टाइम में आपने बिल इशू नहीं किया, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर इन इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है बेटा, सर्विस कंप्लीशन कब करी पता नहीं, इनवॉइस कब इशू किया भगवान जाने, सर पेमेंट कब आया भगवान भरोसे, तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, जिस दिन उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा सप्लायर के लिए बेटा। है तो फॉरवर्ड चार्ज बेटा, ये सप्लायर लायबल है। तो सर मान लो रेसिपिएंट आप हो, सर आपकी सोसाइटी के लिए मैंने कोई मेंटेनेंस सर्विसेज दी, मैंने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया बेटा, पेमेंट आपसे कैश में ले लिया बेटा मैंने, अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी तो पता पड़ा कि आपने खर्चा रिकॉर्ड कर रखा वो, और मेरी बुक्स जब देखी पता पड़ा वो तो हवा में उड़ गया बेटा ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में जिस दिन आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 अब जाके खत्म हुआ है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर पक्का। एक छोटा सा ब्रेक चाहिए आपको बेटा, या चलने दे कहानी बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आ रहा है सर, चलने दे बेटा। ओके सर, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 3, ब्रेक चाहिए आपको। ओके एक बार मैं आपको बुक के अंदर बताता हूं कि मैंने कहां तक आपको पढ़ा दिया बच्चों। अच्छा आपके पास नहीं है बेटा बुक, कोई बात नहीं, तो जो वीडियो क्लास में उनके पास तो ही है बेटा। सर ये गुड्स के रिगार्डिंग प्रोविजन है बेटा, जो हमने सारे पढ़ लिए बेटा। ओके जो मैंने एग्जांपल दिया उसके बेस पे इलस्ट्रेशन भी आपको दे रखा बेटा। अच्छा ये समरी दे रखा पूरे सेक्शन में 12 का बेटा। ओके सर ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन स्टार्ट हुए यहां से बेटा, क्लियर। अब यहां से मैंने पढ़ाना चालू किया कि आपके टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ओके सर ठीक है मालिक। अच्छा एक बात और ए होशियारी, वैसे हम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होता है उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ेंगे हम सेक्शन 31 पढ़ते वक्त, टैक्स इनवॉइस पढ़ते वक्त। पर एक बात और सर, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और टेलीकॉम कंपनी और अदर नोटिफाइड सप्लायर्स, इनके लिए बोल दिया कि ये अगर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे बेटा, किसको दे रहे सर, मतलब हैविंग द सेम पेन नंबर बेटा। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, टेलीकॉम कंपनी और अदर कोई नोटिफाइड सेक्टर होगा, तो जो नोटिफाइड अब तक नहीं बेटा, ये लोग ये बेटा। तो ऐसे केस में ये अगर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो इनको बोल दिया या तो आप इनवॉइस जब इश्यू कर रहे हो नॉर्मल कोर्स में, जब आप सॉरी इनको क्या बोल दिया, आपको इनवॉइस कब इश्यू करना है, तो इनको एक फैसिलिटी दिया है। क्या दिया सर, फैसिलिटी कि आप चाहे तो क्वार्टरली बेस पे जिस क्वार्टर में आपने सप्लाई किया है वो क्वार्टर खत्म होने से पहले बिल इश्यू कर देना बेटा। मतलब इनके लिए वो 30 दिन वाला सिस्टम नहीं रखा अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो बेटा। तो क्या लिखा है पे, इनवॉइस मे बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो वो दिन, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच सप्लाई वाज मेड बेटा। मतलब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, टेलीकॉम कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज सर अगर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रही है तो ऐसे केस में इनको फैसिलिटी क्या दे बेटा कि जिस दिन आपने वो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया वो दिन, या जब क्वार्टर खत्म हो रहा है जिस क्वार्टर में आपने सर्विसेज दी विच एवर इज अर्लियर, तब आप बिल इश्यू कर देना, आप चलेगा सर। 30 दिन का वक्त यहाँ पे नहीं लगाएगा बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है सर। ये तो वैसे भी इश्यू ऑफ इनवॉइस रिलेटेड था, क्लियर। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा था बेटा वो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन फॉर्म में दे भी रखा है बेटा, क्लियर। पर हाँ यहाँ 14 फेब नहीं है तो मजा आपको शायद कम आएगा सर, क्लियर, ठीक है सर। यहां तक ये था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। तो यहां तक मैंने ये 1000 वाला मैंने पॉइंट बताया बेटा आपको कि 1000 रुपए तक एडवांस पेमेंट है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये यहां तक मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, क्लियर। प्लस 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 जो भी वीडियो क्लास में एक बार ये जो मैंने यहां कुछ लिखा है ये भी प्लीज हैव अ क्लिक। जैसे लक्ष्मी चिट फंड वाला अगर आपको करना है क्लिक तो कर सकते हो बेटा, प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। बंडल सप्लाई का जो मैंने पढ़ा है यू कैन हैव अ क्लिक। देन ये 31st डे कैसे काउंट करते हैं वो मैंने बताया आपको बेटा। एंड देन इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का एक बेहतरीन एग्जांपल था बेटा ये वाला। ओके कॉपी कर लिया बेटा माहौल के साथ। सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू माहौल।